ओके, थैंक यू। ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? एक को ये कंफर्म कर दे। ओके, ज़ैनब आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए मैं आपको मीटिंग का को होस्ट ऐड कर रहा हूँ। आप जो मेंबर्स वगैरह जो आउटसाइड आते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्हें ऐड करती जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि कल उज़ैर ने सेशन दिया था जावास्क्रिप्ट पे, एक गेम भी बनाई थी हमने, और वो बिल्कुल बेसिक्स जावास्क्रिप्ट थी। लाइक हमने डोम मैनिपुलेशन कल देखी थी, और साथ में जो बेसिक जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स और स्ट्रिंग्स वगैरह, कॉन्कैटिनेशन, डोम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और गेम वगैरह बनाई थी। जो आज हम करने जा रहे हैं ना, आज हम ज़रा थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, और एडवांस इतना कि हम कुछ सर्वर्स के साथ, कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ करेंगे, जो उनके साथ कनेक्ट करेंगे। जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका पहले मैं एक डेमो सा दिखा देता हूँ। तो दिस इज द प्रोजेक्ट, सिंपल वन। इसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का जो है वो ये सिंपल ये है कि इसमें मैं किसी भी गिटहब यूज़र नेम का नेम इंटर करूँगा ना, तो उसकी डिटेल शो कर देगा। जिसको गिटहब का ज़्यादा नहीं आइडिया, तो उसे ऐसे भी ले सकता है कि इट्स जस्ट लाइक अ फेसबुक। जैसे फेसबुक की प्रोफाइल होती है ना, तो वैसे ही है। इसमें मैं इंटर करूँगा नेम, तो जैसे फेसबुक की आईडी मैंने मतलब फेसबुक का प्रोफाइल नेम इंटर कर दिया, प्रेस इंटर किया, इसने लेटर फेच किया और डिटेल शो करवा दी है कि नेम, बायो वगैरह, फॉलोवर्स कितने हैं, रेपोस कितनी है, रेपोस मीन जो कोड की बनाई हुई हैं, और कुछ रेपोस शो करवा दी हैं। हम थोड़ी देर में देखेंगे गिटहब क्या और ये सारी चीज़ें क्या हैं। और जिन्हें अभी तक नहीं इसको समझ पा रहे, वो ये समझ लें कि एक फेसबुक की तरह की प्रोफाइल है, और प्रोफाइल का डाटा फैच होके आ गया। तो ये है मेरी एप्लीकेशन सिंपल, लेकिन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं गिट, हमारा आज का प्रोजेक्ट होगा। इसमें मैं किसी भी यूज़र नेम का, लाइक मैं लिखता हूँ, अगर उज़ैर पे लिखता हूँ, तो इसमें करूँगा तो उज़ैर की डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये आज का हमारा प्रोजेक्ट होगा। ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, तो हम सारे याद करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कोड। ये सिंपल HTML है, अभी तक ये कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये एक इनपुट है और कुछ भी नहीं है। ये कोड में है क्या, इसमें बाद में आते हैं, पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। अच्छा, करने हम जो जा रहे हैं आज, लेट मी ओके, सबसे पहले हम कुछ मेथड्स की हमें इसमें ज़रूरत होगी। ये 6 कुछ मेथड्स हैं, मैप मेथड, फिल्टर मेथड, और एक और रिड्यूस मेथड भी होता है। तो अब ये मेथड्स क्या हैं, इसके मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि हमने एक अरे बनाई है, अरे ऑफ नंबर्स। अब एक अरे के नंबर अरे बनाई है, 10 नंबर्स की अरे है, नंबर्स हैं, और इसमें से 1 to 10 नंबर्स हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट कि मैं इन नंबर्स को, हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ। तो इसका एक तो सिंपल सी स्ट्रेटजी ये है कि मैं एक नई अरे बनाऊँ। उसमें मैं क्या करूँ, मैं एक अरे बनाऊँ, न्यू अरे, वो एम्प्टी हो, जो वाली अरे है, मैं एक लूप लगाऊँ, इंट सॉरी लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन numbers dot length and I प्लस प्लस, और मैं न्यू अरे को इसमें पुश करता जाऊँ। ये वाला मेरा नंबर्स आई मल्टीप्लाई बाय 2, और इसके बाद मैं इसको आउटपुट करवा सकता हूँ अपनी अरे को, न्यू अरे को। लेट मी ओपन इट इन अ लाइव सर्वर। इंस्पेक्ट, और ओके, अब इस कोड में क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें सिंपल हमने नंबर्स की एक अरे बनाई है। अब हम चाह रहे हैं कि हर नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसकी एक नई अरे बना दें। तो मैंने क्या किया, इस पर एक लूप लगाया।
अब वो 1 बाय 1 इस पे आइटरेट करेगा, 1 2 3 हर नंबर को मल्टीप्लाई करता जाएगा 2 से और पुश करता जाएगा इस न्यू अरे में। अब मैं जब इसको आउटपुट करवाऊंगा तो ये मेरी आउटपुट आ गई। ये नीचे वाले कुछ एरर्स हैं ब्राउज़र के, मैं ऐसा करता हूँ इसको ना एज में खोल लेता हूँ। सॉरी, एक मिनट, जस्ट मिनट। अब ये मैंने आउटपुट करवाई तो मेरी न्यू आउटपुट आ गई जिसमें 2 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब मेरा जो ये नंबर्स है ना वो सभी मल्टीप्लाई हो गए हैं और आ गए हैं इसमें, हमने मल्टीप्लाई किया और नई अरे में पुश कर दिया। अब ये तो है बेसिक से सिंपल मेथड जो हम डेली बेसिस पे रूटीन में यूज करते आ रहे हैं। लेकिन अब ये 6 है ना, जो ये 6 बेसिकली जावास्क्रिप्ट का वर्जन है। इसमें अपडेट आई थी 2015 में, जो अपडेट आई थी ना ECMAScript 2015, उसमें मेजर चेंजेस हुई थी और उसमें बहुत सारी नई इन्वेंशन आई हैं, नई डिस्कवरीज आई थी। तो वो जो चीज़ें ऐड हुई हैं उससे बेसिकली उसी को ये 6 कहा जाता है। उसमें एक ऐड हुआ मैप मेथड। मैप मेथड अब क्या करता है, मैप मेथड एग्जैक्टली यही काम करेगा लेकिन विद इन फ्यू लाइंस ऑफ कोड, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। अब वो करेगा कैसे, उसमें भी सिंपल ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से मैं नई अरे बनाता हूँ, लेट न्यू अरे इज इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, जो नंबर्स हैं उन पे सिंपल मैप अप्लाई कर दूंगा। अब नंबर्स पे मैप अप्लाई करने से क्या मुराद है, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, फंक्शन को डिफाइन करूंगा। अब उसमें क्या होगा, उस फंक्शन वो ऑटोमेटिकली मैप फंक्शन 1 बाय 1 इसको आइटरेट करती जाएगी, इस पे आइटरेशन करके 1 बाय 1 पॉइंट करती जाएगी और इस वैल्यू के साथ मैं कुछ भी करके, कोई प्लस करके, माइनस करके या मल्टीप्लाई करके उसको इस नंबर में ऐड करता जाऊंगा। होगा क्या, मैंने जस्ट फंक्शन ही डिफाइन करूंगा और इसमें नंबर, और ये मेरा फंक्शन हो गया। अब ये मैप फंक्शन क्या करेगा, इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब ये मैप फंक्शन इसकी 1 बाय 1 वैल्यू को आइटरेशन करेगा और ये नंबर हर दफा एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट टाइम में 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को एंड सो ऑन। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट्स ऑल। अब मैं इसको लॉग आउट करूंगा, आउटपुट करूंगा कंसोल पे, तो मेरा बिहेवियर एग्जैक्टली सेम आएगा जैसे पहले था। लेकिन जो ये टिपिकल सा कोड था ये बिल्कुल उसको हमने एक नए मेथड, नए वे में लिख दिया है कि मैप पे अप्लाई किया और ये कर दिया। अब मैप मेथड के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम जब प्रोजेक्ट में जाएंगे ना तब देखेंगे कि हम इसमें कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख सकते हैं, जो वैसे लिखना मुश्किल भी काफ़ी होता है। अब ये होगा मैप मेथड। अब दूसरा एक सिनेरियो देख ले, उसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इन नंबर्स में जो ओड चल इवन कर लेते हैं, जो इवन नंबर्स है ना मैं उन्हें आउटपुट करना चाह रहा हूँ, उनको उसकी एक नई अरे बनाना चाह रहा हूँ। तो इसमें भी सिंपल हम यही वे लेके चल सकते हैं। तो पहले हम इस तरह एक अरे लें, लेट इवन, खाली एक अरे लें, सिंपल इसी तरह का एक लूप चलाएं। वही मैंने लोग कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ इवन डॉट पुश नंबर्स का मॉडुलस बाय 2। मॉडुलस रिमाइंडर देता है, अगर ये रिमाइंडर 0 दे रहा है तो इट्स मीन कि 2 से डिवाइडेबल और ये इवन नंबर है। जो इवन नंबर मैं पुश करता जा रहा हूँ और साथ में इसका बाद में लॉग आउट करवा लूंगा। तो ये अच्छा ये मेरे बुलियंस आ गए हैं। अच्छा इसने ना इसको इक्वल टू ट्रू करके इसमें ट्रू या फॉल्स दिया कौन सा इवन है और कौन सा इवन नहीं है। तो हमने ये नहीं करना, हमने सिंपल ये करना है, ऐसे कर सकते हैं, इफ नंबर्स मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो वो उसी वक्त नंबर को पुश करे, इवन डॉट पुश नंबर्स आई। मैं आउटपुट करूंगा तो मुझे इवन नंबर मिल गए 2 4 6 8 10। मतलब मैंने इसको फिल्टर किया, इसमें से डाटा फिल्ट्रेशन अप्लाई करके इसमें से कुछ डाटा निकाला है। पहले हमने उसको सारे डाटा पे ऑपरेशन अप्लाई किया था, अब मैंने फिल्ट्रेशन किया।
अब इसी तरह ES6 इस काम के लिए भी एक मेथड प्रोवाइड करता है जो फिल्टर मेथड है, और वो भी सिंपल मैप की तरह काम करता है। उसमें भी हम ऐसे मैप की जगह फिल्टर लिखते हैं और अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, इस कोड को कमेंट करता हूँ और यहीं पे वो क्या करता हूँ मैं, नंबर्स डॉट इक्वल करता हूँ यहाँ पे नंबर्स डॉट फिल्टर। यहाँ पे पहले मैप लगाया था, अब फिल्टर लगा दिया। अंदर फिर से फंक्शन एक देना है, कॉल बैक फंक्शन। अब ये भी हर नंबर पे हर दफा वन वन नंबर पे पॉइंट करेगा, और रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न ये आ रहा है ऑटो सजेशन, और ये भी इवन फिर से शायद बुलियन देगा, क्योंकि हम इसमें ओके ये दे रहा है हमें। हमने वो वाला नंबर सिर्फ रिटर्न करवाया जो 2 से डिवाइडेबल है, उसके अलावा कोई नंबर रिटर्न नहीं करवाया, तो ये फिर से मुझे इवन नंबर मिल गए। अब एक ये अप्रोच थी और एक ये अप्रोच, 2 लाइन होगी। अब ये जो मेथड है ना, ये वाइडली यूज होते हैं जब हम एडवांस जाते हैं ना, जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, नोड में, उस वक्त ये मैप, फिल्टर, उसी तरह के रिड्यूस मेथड, उसे भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ये वाले मेथड्स, मैप और फिल्टर और ये अरेज मेथड हैं और रिड्यूस, ये 3 मेथड्स काफ़ी हमें हेल्पफुल होते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट के एडवांस में आते हैं। तो ये हमें इनकी हमें प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत थी, तो इसलिए इनका हमने देखा है ओवरव्यू। तो इसमें अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आस्क फ्रीली। नो, चलें ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया फिल्टर और मैप, हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमारे प्रोजेक्ट में अप्लाई होना था। अब दूसरा आता है ऊप। जिन्होंने प्रोग्रामिंग का, जिनका बैकग्राउंड है, उन्हें ऊप का पता होगा। जिनका नहीं है उनको मैं एक सिंपल सी टर्म में डिफाइन करता हूँ, वो बेसिकली है क्या। मैं आपको एक केस बताता हूँ, सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से फेसबुक है, फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब हर यूजर का ऑब्वियसली एक यूजर नेम भी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, लेट यूजर 1, उसका अब यूजर नेम होगा, लेट से मैं उसका एक यूजर हूँ। उसके बाद में उसका, जाहिर बात उसकी एज भी है, हमारी प्रोफाइल पे होती है, एज भी है, वो भी एक होगी। उसके बाद और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब फ़ोन नंबर भी होता है, ईमेल भी होती है। लेट्स सपोज हम ये तीसरी 3 कर लेते हैं बस। अब ये सिर्फ उसकी एक यूज़र के लिए 3 वेरिएबल्स बन गई, जिसमें उसकी डिटेल्स हैं। अब लेट्स सपोज एक दूसरा यूज़र है, अब उसके लिए 3 बन जाएंगे, यूज़र 2, A2, फ़ोन 2, ये दूसरे यूज़र के लिए बन गया। इसमें सिंपल उज़ैर कर लें और उसकी एज चेंज कर लें। ये अभी तक सिर्फ 2 प्रोफाइल्स हुई हैं। अब इसी तरह फिर 2 बार से कॉपी कर लें तो हमारे 4 यूज़र हो गए, 3, 3 एंड 3, 4, 4 एंड 4, और ये अभी तक सिर्फ 4 यूज़र हुए हैं। अब इसको इमेजिन करें कि बिलियंस ऑफ यूज़र हैं, और अगर फेसबुक ऐसे डाटा करने लग पड़े, वेरिएबल्स बना के हर यूज़र के, तो फिर तो बिलियंस ऑफ लाइंस ये कोड की यही हो जाएंगी। सिंपल आप चलें ऐसा इमेजिन कर लें कि 10,000 यूजर्स हैं और ये एक की 3 लाइन बनती हैं, तो ये तो फिर उनके डाटा डिक्लेरेशन के 30,000 लाइंस बन जाएंगे कोड में, और उसके बाद इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा कि कोई मतलब इसमें नहीं सेंस बनेगा कि हो क्या रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आती है ऊप। ऊप क्या होती है, ऊप सिंपल एक है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब आप कह सकते हैं एक नक्शा टाइप, एक खाका टाइप, जो कि ये क्या करती है कि एक आपको प्रोवाइड कर देती है, एक कंटेनर सा प्रोवाइड कर देती है। उस कंटेनर में हम कुछ डिफाइन कर लेते, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ मेथड्स वगैरह, और वो वाले फिर हम उसके मल्टीपल आगे इंस्टेंसेस में बनाते हैं। मल्टीपल मतलब अगर मैं इसी फेसबुक की एग्जांपल दूं, तो हम अगर इसकी बनाना चाहें कंटेनर, लेट्स सपोज ये एक कंटेनर बना लिया मैंने। अब इस कंटेनर में मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर का नेम रख सकता हूँ नंबर 1, उसके बाद मैं इस यूजर की एज रख सकता हूँ और इसका फोन नंबर रख सकता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोफाइल का। ये लेट्स सपोज मेरा एक कंटेनर बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बजाय मुझे अब ये इंडिविजुअली सबका करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल प्रोफाइल 1, उसमें कुछ कह दूंगा कि ये प्रोफाइल 1 तलहा है और इसकी 21 एज है और इसका ये फ़ोन नंबर है। प्रोफाइल 2 और इसी तरह प्रोफाइल 3, मतलब इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ,
तो प्रोफाइल 2 हो गया और प्रोफाइल 3 एंड प्रोफाइल 4। तो जहाँ पे वो 12 लाइन थी यहाँ पे 4 लाइन्स बन गई और इसी तरह ये एट्रीब्यूट्स इसमें आ गई। अब ये इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें हम ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा उसका एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं कि ये लॉगिन करेगा तो क्या होगा, लॉग आउट करेगा तो क्या होगा, और अगर ये अपना पासवर्ड चेंज करेगा तो क्या होगा, ये वाली चीज़ें। अब ये एक ब्लूप्रिंट हमारे पास आ गया, एक हमारे पास नक्शा आ गया। अब इसकी बेस पे हम इसकी मल्टीपल इस तरह के इंस्टेंसेस बना सकते हैं। तो ये सिंपल लूप है कि एक कंटेनर है, ये मैं बिल्कुल ऐसे कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊं कि जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग का वो भी इसे समझ पाए। तो ये सिंपल सा कंटेनर है, उसमें कुछ हम चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, कुछ वेरिएबल्स ही जो कह लें वो डिफाइन कर देते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं और उन्हीं के बेस पे फिर आगे इंस्टेंसेस बनाते जाते हैं। अगर मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट में ऊप पे आऊँ तो जावास्क्रिप्ट में ऊप सिंपल एक कीवर्ड होता है क्लास का। 3 मेथड है वैसे तो ऊप के, लेकिन जो अभी तक वर्डली यूज होने वाला है, जो मैं प्रेफर करता हूँ यही करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल का इसमें कर लेता हूँ इम्प्लीमेंट। अब मैं करता हूँ इसमें मैं एट्रीब्यूट दे लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक टर्म है। टर्म कौन सी है, ये ऐसी टर्म है कि अब ऑब्वियसली हमें डाटा को इनिशियलाइज भी कराना है। मतलब अगर हमने इस प्रोफाइल की इंस्टेंस बनाई है P1 की, तो हमें इसका डाटा भी तो देना है ना, हमें ये भी तो बताना है ये प्रोफाइल का नेम तलहा है और ये प्रोफाइल की एज फलां है और दैट्स ऑल, डाटा भी देना है। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, ये जब आप इसकी इंस्टेंस बनाते हो ना, तो ये सबसे पहले रन होने वाली चीज होती है। तो इस कंस्ट्रक्टर में अपना अपना डाटा पास करते हैं और इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे हम ये करते हैं ना, लेट a इज इक्वल टू 10, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो a इज इक्वल टू 10 साइन हो जाता है 10। इसी तरह जब अब यही लाइन एग्जीक्यूट होती है तो इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इस कंस्ट्रक्टर में हमने डाटा पास किया होता है और इसको वो डाटा साइन हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में ऑब्वियसली हमें एक नेम चाहिए, उसके अलावा हमें उसकी एज चाहिए और लेट्स से हमें उसका फोन नंबर चाहिए। अब मैं इसके 3 एट्रीब्यूट्स बना लेता हूँ। इस डॉट एक नेम बना लेता हूँ, उसको मैं नेम साइन कर देता हूँ। इस डॉट एज बना लेता हूँ और उससे एज साइन कर देता हूँ और इस डॉट फोन से फोन साइन कर देता हूँ। अभी दिस कीवर्ड बेसिकली है कि जो प्रोफाइल का ये इंस्टेंस बनेगी ना, दिस कीवर्ड उसको पॉइंट कर रहा होगा। मतलब कि मैंने जहाँ पे प्रोफाइल अपनी बनाई थी ना, लेट्स से एक प्रोफाइल है और प्रोफाइल ए है, इसमें मैं पास कर देता हूँ समथिंग और इसमें मैं पास कर देता हूँ समथिंग। तो अब जो ये की जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका दिस कीवर्ड इसको पॉइंट कर रहा होगा, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका दिस कीवर्ड इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इसमें 3 एट्रीब्यूट्स बन जाएंगी, नेम की, एज की और फोन नंबर की। उसके बाद मैं एक मेथड बना लेता हूँ इसमें कि जब यूजर लॉगिन करे, इसमें मैं सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ लॉगिन और साथ में कह देता हूँ प्लस नेम, सिंपल। उसके बाद लॉग आउट करे, जब लॉग एक फंक्शनैलिटी है यूजर की, तो वो मैं कह देता हूँ सिंपल लॉग आउट प्लस नेम। उसके बाद मैं कह देता हूँ चले इतना दो बहुत है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास एक ब्लूप्रिंट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फेसबुक का मैं बना रहा हूँ, एक ऐप बना रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसे कमेंट कर देता हूँ। अब मेरी एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल 1। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू प्रोफाइल (21) एंड मेरा एक प्रोफाइल वेरिएबल बन गया। इसी तरह यहाँ पे प्रोफाइल में C++ वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने लेट या कॉन्स्ट लगाना होता है, तो मैं ऐसे भी लेट लगा लेता हूँ क्योंकि आपको कल ज़्यादा बेसिक यही करवाया गया था। उसके बाद मैं एक मेरी प्रोफाइल ये बन गई। अब एक प्रोफाइल में और बना लेता हूँ, प्रोफाइल 2 दे देता हूँ इससे, और सिंपल यही कोड कॉपी करता हूँ, इसमें डाटा चेंज कर लेता हूँ कि ये कोई अली है और ये इसकी 22 एज है एंड फोन चेंजिंग के साथ। इसी तरह मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये प्रोफाइल 3 है, ये 4 है, इसमें मैं सिंपल कह देता हूँ क्राम, इसमें मैं सिंपल कह देता हूँ उजैर, और यहाँ पे मैं सिंपल उनकी एज चेंज कर देता हूँ, मतलब डाटा चेंज हो जाए हमारा बिल्कुल, और फ़ोन नंबर। और ये अभी मेरी 4 प्रोफाइल्स बन गई। अब मैं आई वांट कि भाई प्रोफाइल 1 है ना, ये हो जाए आउटपुट, इसका लॉगिन कर ले।
इसमें लॉगिन करूँगा, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे देखते हैं तो इसमें आ रहा है लॉगिन, प्रोफाइल 1 लॉगिन, लॉगिन 1 डॉट, अच्छा इसमें दिस डॉट नेम लिखना था ताकि उसको पॉइंट आउट करे उसकी एट्रीब्यूट को। लॉगिन तलहा, मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ। तो अब ये इंस्टेंस थी, मैंने प्रोफाइल 1 के साथ लॉगिन मेथड कॉल किया। प्रोफाइल 1 इंस्टेंस थी, इसमें डाटा पड़ा हुआ था तलहा 21 और ये इसका फोन नंबर था। ये दिस कीवर्ड है, इसने इसको पॉइंट आउट किया, नेम तलहा था, उसने मुझे लॉगिन कर दिया, ये एक प्रोफाइल लॉगिन होगी। इसी तरह मैं प्रोफाइल 2 डॉट लॉगिन करूंगा तो ये प्रोफाइल 2 लॉगिन हो जाएगा। मैं प्रोफाइल 1 को लॉग आउट करूंगा तो प्रोफाइल 1 लॉग आउट हो जाएगी। तो ये बेसिकली ऊप है कि हमें अब एक ये वाला एक मिल गया, एक कंटेनर मिल गया, एक किस्म का खाका मिल गया। इसको यूज करते हुए हमें जितनी मर्जी प्रोफाइल बना लें, जितनी मर्जी इनके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड कर लें, जितनी मर्जी अपने अंदर चीजें बना लें। अब ये जो चीजें ना ये हमने बनाया है, ये अब है इसलिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है ऑब्जेक्ट की या फिर मतलब ये ऑब्जेक्ट इसमें डाटा पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट किसका है? इस कंटेनर का, इस क्लास का। दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऊप्स। अब ऊप की फर्दर भी टर्म्स हैं, लाइक इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। हाँ, ऊप की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? एक तो ये कि अब जाहिर बात है, अब फेसबुक की लॉगिन की फंक्शनैलिटी ये तो नहीं होगी, वो तो बड़ी लेंथी सी होगी। वो पहले पासवर्ड चेक करेगा, उसका ढूंढेगा कि अगर वो वाकई यूजर एग्जिस्ट भी करता है, उसके बाद वो उसकी ईमेल वगैरह, उसके बाद वो कुछ और भी मेथड वगैरह अपने सर्वर्स में देखेगा, डाटा वगैरह। इसी तरह लॉग आउट की फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। अभी इतनी लेंथी फंक्शनैलिटी होगी लॉगिन की, तो हमने क्या किया है, ऊप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हमने यहाँ पे लॉगिन कॉल किया है, हमें नहीं पता लॉगिन में क्या हो रहा है, बस हमारा लॉगिन हो रहा है, दैट्स ऑल। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि जो इंटरनल डिटेल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, कि हमें जरूरत ही नहीं है, हम जानना चाहते ही नहीं है इसे, वो हम हाइड कर देते हैं मेन यूजर से। और जो रिक्वायर्ड है वो बस हम उसे फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होती है हम सारी जो इंटरनल डिटेल्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो हम हाइड कर देते हैं, और जो रिक्वायर्ड है बस वही यूजर को प्रोवाइड होती है। दूसरी होती है इसकी, दूसरा इसमें कंसेप्ट होता है इसका इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? अब ये मेरा फोन नंबर है, अब लेट्स से इस प्रोफाइल में एक पासवर्ड भी होगा, इसकी एक एट्रीब्यूट पासवर्ड भी होगा जो हर यूजर की होती है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा पासवर्ड मेरी कोई भी देखे, कोई भी यूजर इस एप्लीकेशन खोले मेरा पासवर्ड देख ले, मतलब फेसबुक के प्लेटफॉर्म से। तो इसके लिए मैं फिर इसको कुछ कीवर्ड्स होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक के, तो मैं अब इसको इसके अंदर क्लोज करके बंद कर सकता हूँ ताकि जो मेरा आउटसाइडर यूजर है ना उसको मेरा पासवर्ड का ना पता हो। तो ये इनकैप्सुलेशन टर्म होती है। मतलब ऊप है ना, तो ये सिंपल यही है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के, किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी के। हमारी प्रोफाइल के यही हो सकते हैं। हम अगर कार की एग्जांपल ले लें, उसके बहुत सारे होंगे, उसके होंगे वो चलो एक टायर हो जाएगा उसका पार्ट, उसका इंजन हो जाएगा, उसकी ब्रेक्स हो जाएंगी, उसकी स्पीड कितनी है कार की, मॉडल कौन सा है, किस ईयर में ली है, उसके अलावा उसका कलर कौन सा है, मतलब ये सारी उसकी एट्रीब्यूट्स हो जाएंगी, उसकी जो खसूसियात कह लें इन सिंपल वर्ड्स। और उसकी फंक्शनैलिटी हो जाएगी कि रन कार, ए रन, उसके बाद उसकी, अच्छा ये रिटर्न के ऐड किया जा रहा है कीवर्ड, रन की एक फंक्शनैलिटी हो जाएगी, ब्रेक्स की हो जाएगी, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी स्टॉप की हो जाएगी, और उसके अलावा स्पीड की हो जाएगी। मतलब ये उसकी फंक्शनैलिटी है। तो इस तरह हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को पकड़ते हैं, उसका एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, एक खाका बना लेते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के साथ ये सारा हमारा कर लेते हैं हम उनके साथ अपना जो भी फंक्शन चाहिए होता है हमें कोड में, या जो भी हमें अपनी एप्लीकेशन में लॉजिक रिक्वायर्ड होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमें रिक्वायर्ड होगी हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ तक ओप के रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर किसी का क्वेश्चन है तो लेट मी आस्क। चले उज़ैर यहीं पे हैं तो ये आपको करेंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ओके, चलिए इससे मैं करता हूँ रेस, दैट्स व्हाट अबाउट बेसिक ऊप। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रही होती है,
और इसका हमने थोड़ा बहुत आइडिया तो दिया था हमने पिछले सेशन में भी कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है रन टाइम पे जो इंटरप्रेट हो रही होती है, मतलब कंपाइल नहीं होती सी प्लस प्लस से जावा की तरह, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही होती है। और इसकी अगर मैं सिंपल एग्जांपल यहीं पे दूं तो मैं ऐसे देता हूँ कि इसे मैं कर देता हूँ, पहले मैं कर देता हूँ अपना नेम और इसके बाद मैं कर देता हूँ लोग पर नंबर 10 कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसका एरर चेंज कर देता हूँ, LG लिख देता हूँ अब मैं पर 12। अब जो कंपाइल टाइम लैंग्वेज होती है ना, जो इंटरप्रेट नहीं होती रन टाइम पे, वो क्या होती है कि वो पहले इस फाइल को कन्वर्ट करती हैं एक कोड में, मशीन कोड में, और उसके बाद उस फाइल को फिर चलाती हैं। अगर इसमें कोई एरर हो तो वो हमें उसी वक्त कंपाइल टाइम में पता लग जाता है। लेकिन जो ये जावास्क्रिप्ट है ना, ये करती है, इसका बिहेवियर देखेगा। इसने पहले ओके यहाँ पे LG हमने एक एरर इंटेंशनली शो करवाना है। इसने नेम प्रिंट किया है, जब ये लाइन नंबर 5 पे आया कंसोल डॉट लॉग नेम प्रिंट किया। लाइन नंबर 6 पे आया कंसोल डॉट लॉग 12, उसने नंबर प्रिंट कर दिया। आगे अब आ गया अनकाट टाइप एरर कंसोल डॉट LG इज नॉट अ फंक्शन, ये LG कोई उससे समझ नहीं है कि फंक्शन ये नहीं है और ऑब्वियसली नहीं है, तो यहाँ पे उसने एरर दे दिया। तो ये है रन टाइम पे जो इंटरप्रेट हो रही होती है ऑन दी, जब ये एग्जीक्यूट हो रही है उस वक्त ये इंटरप्रेट हो रही है। तो ये बिहेवियर है कि जहाँ तक ये कोड करेक्ट है चलता जाएगा, लेकिन जहाँ पे इशू आएगा उस वक्त एरर आ जाएगा। और ये इंटरप्रिटेशन होती है। और इसका ये ओवरऑल सिंपल सा, अगर हम इसका थ्योरीज पे आए तो मैं वही स्लाइड यूज करूंगा जो हमने कल यूज की थी। अब बैकएंड पे क्या हो रहा था बिहाइंड द सीन, जावास्क्रिप्ट चल कैसे रही होती है। सिंपल ऐसी है कि एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, जैसे कल भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट इंजन है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। पहले सारा ब्राउजर बेस होता था, लेकिन अब V8 इंजन है, तो ये ब्राउजर से आउटसाइड भी होता है, जो बेसिकली नोड का बेसिकली है पर्पस। और नोड पे भी आज इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में दो स्टैक्स होते हैं, ब्लॉक्स से आते हैं। अब एक होता है कॉल स्टैक होता है और एक हीप होती है। स्टैक और हीप भी ऐसे करके जहाँ दो कंटेनर बने ना, ऐसे दो कंटेनर हैं। स्टैक पे हमारा कोड आ जाता है और फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और जो हीप है उसमें हमारा डाटा होता है। तो जो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, लाइक जो ऊप था हमने प्रोफाइल बनाई थी, उसका डाटा है वो यहाँ हीप में आ रहा होगा। हमारे कुछ वेरिएबल्स है उनका डाटा यहाँ पे आ रहा होगा जो मेमोरी में असाइन करते हैं, और यहाँ पे हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अब कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क वही है जो मैंने पहले बताया है कि जो कंपाइलेशन है ना, वो हमारा सारा कोड पहले कन्वर्ट होता है एक मशीन कोड में, और वो मशीन कोड एक फाइल में लिखा जाता है, वो बाइनरी फाइल इसे कहते हैं, और फिर वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होती है। तो जिनका C++ का बैकग्राउंड है ना, उन्हें पता होगा कि जब हम कंपाइल करते हैं फिर एक .exe बनती है, और उस .exe को चलाते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड हमने प्रोग्राम लिखा होता है वो फिर रन होता है। तो ये होती है कंपाइलेशन। अब इस कंपाइलेशन में जब ये मशीन कोड कन्वर्ट हो रहा था ना, उस वक्त अगर एरर हो उस प्रोग्राम में, तो वहीं पे हमें एरर शो कर देता है और मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता। तो ये कंपाइलेशन है। जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो ये है कि सोर्स कोड है और सिंपल एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया लाइन बाय लाइन। लेकिन एक और भी कंपाइलेशन है, वो है जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। अब पहले मैं कह रहा था सिंपल कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इज मोर देन इंटरप्रिटेशन। ये है जिट कंपाइलेशन। जिट कंपाइलेशन में क्या होता है कि कोड की मशीन कोड बाइनरी कोड फाइल कोई नहीं बनती, मतलब जो मशीन कोड में कन्वर्ट होकर फाइल बनती ना, वो नहीं बनती। लेकिन जब ये इंटरप्रेट हो रहा होता है ना लाइन बाय लाइन, यहाँ पे जब हम इंटरप्रेट कर रहे थे उस वक्त एग्जीक्यूट होता है, और उस वक्त उसका एक मशीन कोड बनता है जो किसी फाइल में तो स्टोर नहीं होता, लेकिन मेमोरी को काफी सेव कर लेता है। लेकिन ये जिस दिन इन टाइम कंपाइलेशन है कि सोर्स कोड होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, जो कि पोर्टेबल फाइल नहीं होती, और वो मशीन कोड की एग्जीक्यूशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। इसका ये डायग्राम एक सिंपल सी आगे कि ये हमारा कोड है, पार्सिंग होती है, जब ब्राउजर पे वो एग्जीक्यूट होने से पहले उसकी जस्ट इन टाइम एक कंपाइलेशन होती है, और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टैक में बड़ा होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, और एग्जीक्यूशन के दौरान ही अगर उस जो कंपाइलेशन का एक कोड बना था उसमें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होगी, मतलब कुछ फर्दर ऑप्टिमाइज करना हो, तो वो बैकएंड पे होती रहती है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ना, जिट कंपाइलेशन के थ्रू काम करती है। तो पार्स हुआ है, रन टाइम पे कंपाइल हुआ है, मशीन कोड की कोई पोर्टेबल फाइल नहीं बनी, जो मेमोरी सेव करने का भी एक रीजन बनी है, और उसके बाद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो ये है जिट कंपाइलेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं ये सिंपल सा जिट का था। उसके बाद आता है एजेक्स। एजेक्स क्या है?
इसकी भी अच्छा थोड़ी सी थ्योरी है, ये तलहा नेसेसरी है। पहले ना आप एक चैट में क्वेश्चन आया है उसका आंसर कर दें। श्योर। कंसोल लॉग इज यूज्ड फॉर डिबगिंग और फॉर प्रिंटिंग। अच्छा ये प्रिंट करने के लिए यार यूज होता है, डिबगिंग के लिए मैं यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बिहेवियर दिखा रहा हूँ। ये जस्ट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब मैंने अपना नेम प्रिंट करना है उस कंसोल पे, तो ये है मेरा ब्राउजर था और ये था मेरा, तो मेरा नेम प्रिंट हो गया। ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। डिबगिंग के लिए बस ये ऐसे समझ लो कि जब हम चेक करना चाह रहे हो कि किधर का कोड कि किस जगह पे क्या आउटपुट करवानी है, या बस बिहेवियर चेक कर रहे हो, तो उस वक्त हम डिबगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक पर्पज है वो आउटपुट है। अच्छा अजान हो रही है, थोड़ी देर ब्रेक ले लें और ये क्वेश्चन वगैरह तो तैयार कर लें, उसके बाद हम सिंक्रोनस पे आते हैं। सभी इधर ही हैं? यस यस करें। ओके ठीक है। अच्छा हम आते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पे। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जस्ट कॉन्सेप्ट है, उससे पहले ना हम, ये नेम है मतलब बस एक कॉन्सेप्ट का, तो ये क्या है अभी हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं सिंक्रोनस एक चीज़ होती है। अब लेट्स सपोज मेरा कोड है, मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, ये मेरा एक नेम है। उसके बाद मैंने अपनी एक एज लिख ली है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं कहता हूँ एक मेरी स्ट्रिंग है वेरीफाई की, एक वेरीफाई का वेरिएबल है। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी जो एज है ना ग्रेटर देन 20 है, तो वो वेरीफाई में लिख दे कि भाई अडल्ट, और अगर लेस है तो वो वेरीफाई में लिख दे किड। फिर उसके बाद मैं अपना नेम आउटपुट करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी एज आउटपुट करवा लेता हूँ, साथ ही में वेरीफाई आउटपुट करवा लेता हूँ। अच्छा मैंने इस कोड को जब रन किया ना, ये मैं रन किया तो सिंपल मेरा नेम आउटपुट आ गया, 20 मेरी एज है, किड एज इज ग्रेटर देन 20, adult, what's that, let verify is equal to adult, अच्छा किड ठीक है, किड आ रहा है, मैं परेशान हो गया था कि अच्छा ग्रेटर देन 20 है तो अडल्ट आए, तो ये 20 लेस है 20 से, ग्रेटर नहीं है। मैं यहाँ पे 19 कर लेता हूँ, वो कंफ्यूजन हो जाए, 20 दोनों है, तो ये 20 लेस है, 19 लेस है 20 से, तो किड आ रहा है कि ग्रेटर नहीं है। अच्छा अभी हुआ क्या, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, नेम का एक वेरिएबल बना, उसको साइन हो गया मेरा नेम। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, एज का एक वेरिएबल बना, 19 साइन हो गया। ये एक अनडिफाइंड वेरिएबल बन गया, क्योंकि हमने इसको कुछ नहीं असाइन किया, तो अनडिफाइंड इसकी टाइप हो गई, असाइन हो गया, नल हो गया। अच्छा अब इसके बाद इसने ये कंडीशन चेक की, इस पे आया एज ग्रेटर देन 20 है, नो इट्स नॉट ग्रेटर देन 20, एल्स पे आया, वेरीफाई में किड साइन किया, ये नेम आउटपुट हो गया, एज आउटपुट हो गया, वेरीफाई आउटपुट हो गया। तो जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हुई ना, ये बेसिकली था सिंक्रोनस कोड, कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, कोई कोड किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा, मतलब कि पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, जो नेक्स्ट लाइन है वो पिछली लाइन का वेट करती है, जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी ना उससे नेक्स्ट भी नहीं होगी, जब तक ये नेम आउटपुट नहीं होगा ये एज नहीं होगी, जब तक ये एज नहीं होगी तब तक ये वेरीफाई नहीं होगा। जो पिछली लाइन है ना, जो नेक्स्ट लाइन है वो पिछली लाइन की आउटपुट पे, उसकी एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट है। इस टर्म को कहते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। सिंपल पहले एसिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस बिहेवियर है इसका, कि कोड ब्लॉक हो जाता है, एक लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। अच्छा सम टाइम आपने खुद देखा होगा, जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, अब उसमें इमेज लोड्स हो रही होती हैं, अब इमेज तो लोड साथ साथ हो रही है, लेकिन बाकी सारा कोड वेबसाइट ओपन हो जाती है और इमेज फिर आस्ते आस्ते लोड होती रहती है साथ साथ। तो अब अगर देखा जाए तो मैं इसमें अगर सिंपल एग्जांपल दूं, मैं अगर यहाँ पे इमेज लोड कर रहा हूँ, इमेज मैं सिंपल कह रहा हूँ कि लोड इमेज, और उसके बाद मेरा बाकी सारा वेबसाइट का लॉजिक लिखा हुआ है, ए बी सी वगैरह वगैरह, ये मेरी वेबसाइट का लॉजिक है। अगर हम इसको सिंक्रोनस की टर्म में देखें तो फिर सिंपल ऐसे है, वो इस लाइन पे आएगा, अब इमेज जब कंप्लीटली लोड करेगा और बाकी कोड तो फिर एग्जीक्यूट होगा। और लेट्स सपोज अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो फिर तो इमेज पहले लोड होगी, कोई लेट्स सपोज 30 सेकंड भी लगाती है तो 30 सेकंड आपकी वेबसाइट भी ब्लैंक रहेगी, और जब ये लोड होगी तो फिर अगला कोड चलेगा। तो ये फिर ड्रॉबैक था सिंक्रोनस का, कि इसमें कोड आपका ब्लॉक हो जाता है, जब तक
पिछली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे आती है फिर दूसरी टर्म सिंक्रोनस की। उसमें क्या होता है, उसमें ये ब्लॉकिंग नहीं होती, सिंपल इस पे आता है, बैकएंड पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू इमेज लोड करने लग पड़ता है और नेक्स्ट लाइंस को एग्जीक्यूट करने लग पड़ता है। इमेज लोड होती रहती है, जब लोड होती है तो फिर ये शो भी हो जाती है। अब ये एसिंक्रोनस से होता है। एसिंक्रोनस क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ये भी हम इसी स्लाइड से देखते हैं और इसी एसिंक्रोनस को हम अपने प्रोजेक्ट में भी यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको मैं सिंपल हमने जो एग्जांपल करनी है उसमें भी बता दूं और थोड़ा सा आपको सर्वर्स का भी बता दूं। ये हम प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे थे गिटहब यूजर का, जिन्होंने जो दोबारा आए हैं अभी तो वो भी देख लें। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने फर्स्ट डे भी बताया था, जिसपे आपका एक किस्म का डेवलपर पोर्टफोलियो है। इसमें आपका रेपोज होती हैं कि जितने आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं वो उस पर होती हैं। जैसे हमने उस दिन ये पोर्टफोलियो बनाया था HTML CSS में, मैंने एक रेपो बनाई हुई है एक्सपेंस ट्रैकर का, मेरा यहाँ पे कोड अवेलेबल है, मेरा यहाँ पे लिंक अवेलेबल है इसकी लाइव साइट का। उसके बाद ये एक ऐसे समझ लें कि फेसबुक की तरह प्लेटफॉर्म है, इसमें मेरे फॉलोअर्स हैं, मैंने कुछ लोगों को फॉलो किया हुआ है, मेरी एक बायो लिखी हुई है, मेरा एक नेम है और भी कुछ डिटेल्स हैं। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा बनाऊँ, टूल बनाऊँ, ऐसी वेबसाइट बनाऊँ कि मुझे अलग-अलग जाके चेक ना करना पड़े, कि मतलब जैसे हम फेसबुक के अलग-अलग आईडी खोल के उनकी डिटेल ना देखनी पड़े। मैं यहाँ पे जस्ट यूजर नेम लिखूँ और मुझे ये डिटेल यहाँ पे आ जाए। तो मैं अपना यूजर नेम लिखूँ, मुझे डिटेल यहाँ पे फैच होके आ जाए। अच्छा, ये मेरी लाइव सर्वर का था, लाइव ये वाला था। मैं यहाँ पे नेम लिखूँ, जैसे मैंने नेम लिखा उज़ैर का, मुझे इसके डिटेल्स आ गई हैं। मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ, यूजर नेम लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मेरी अपनी डिटेल्स आ जाएंगे, मेरे फॉलोअर्स, मेरी रेपोज, मेरी बायो वगैरह, मेरी इमेज वगैरह। तो ये कैसे हो रहा होता है, ये ऐसे हो रहा है कि हम गिटहब से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं API से और सर्वर से। अब APIs और सर्वर्स क्या हैं, इसको सिंपल ऐसा समझें कि अब ये जो डाटा है ये कहीं पर स्टोर करवाया हुआ है गिटहब ने। मेरा डाटा ना कहीं पर स्टोर है, ये मेरा नेम है, मेरी इमेज है, मेरी बायो है, ये आई तो गिटहब से, इसने कहीं स्टोर करवाया है। स्टोर कहाँ पे करवाया है, तो एक किस्म का आप समझ लीजिए एक ब्लॉक ही है, एक मशीन है, या फिर एक किस्म का डिब्बा है जहाँ पे स्टोर है, जिसे हम अभी तक सिंपल वर्ड में सर्वर कह लेते हैं, अभी आसान ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे मेरा स्टोर है सारा डाटा, मैं यहाँ सर्वर से, उस ब्लॉक से, उस डिब्बे से अपना डाटा निकालता हूँ और फिर यहाँ पे शो करवा देता हूँ। और इस डिब्बे से डाटा निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ, मतलब अब कोई थर्ड पार्टी चीज़ भी हो तो वहाँ पे काम आती है API। API को होती है एक जस्ट टूल होता है, एक किस्म का आप कह लें इंटरफेस होता है सर्वर के दरमियान और मेरे दरमियान। मैं सिंपल मेरे लिख देता हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ यूज़र, मेरी वेबसाइट का यूज़र जो भी इसे यूज़ कर रहा है, और इसके दरमियान API है जो एक इंटरफेस है। अब जब यूज़र ने डाटा फैच करना है सर्वर से अपनी प्रोफाइल का या किसी के प्रोफाइल का, तो ये API के थ्रू करेगा। इसकी मैं सिंपल एक इलिस्ट्रेशन थी मेरे पास, मैं वो दिखाता हूँ, दिस वन, कि हमारा एक ब्राउजर है और ये यूज़र है और ये इंटरनेट है और ये फर्ज करिए गिटहब का पड़ा हुआ है। गिटहब भी एक डाटाबेस है और एक वेब सर्वर है कि यहाँ पे उसने डाटा स्टोर करवाया हुआ मेरी प्रोफाइल का, और ये API का इंटरफेस है। मैं सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा इस API के थ्रू वेब सर्वर को और ये मुझे एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा मेरे डाटा के साथ। दैट्स ऑल अबाउट सर्वर और API का कैसे हम डाटा फैच कर रहे होते हैं एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में। अच्छा, अब हम आते हैं स्लाइड्स पे। स्लाइड में भी उन्होंने सेम चीज दी है कि क्लाइंट होता है और वो वेब सर्वर है, एक किस्म का डिब्बा है जिसमें मेरा डाटा पड़ा है और उसे वो रिक्वेस्ट करता है, वो रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। अच्छा, वेब सर्वर की जो टर्मिनोलॉजी ना इसे अच्छे से ज़्यादा समझाएंगे, अभी नोट का सेक्शन आएगा थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, उसमें वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक ये सिंपल ऐसे समझिएगा, बस एक डिब्बा है जिसमें मेरा डाटा पड़ा है, उसने इसे रिक्वेस्ट की है, उसने रिस्पॉन्स में डाटा रिटर्न कर दिया। अब ये सारा होता है इंटरनेट पे। अब लेट्स सपोज इंटरनेट के थ्रू, लेट्स सपोज जैसे इमेज लोड हो रही थी, तो वैसे मैं यहाँ पे डाटा फैच कर रहा हूँ उस गिटहब के सर्वर से, मैं अपना डाटा मंगवा रहा हूँ। अब अगर मैं सिंक्रोनस वे में काम करूँ तो सिंक्रोनस वे में यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब तक अगर मेरा इंटरनेट स्लो है, लेट्स सपोज वो 2G पे चल रहा है, तो 2G पे तो इंटरनेट पे काफ़ी देर लगाएगा, फिर ये देर लगाने के बाद फिर मेरा अगला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं तो चाहता ही नहीं हूँ मेरा कोड ब्लॉक हो, मैं चाहता हूँ ये बैकएंड पे कहीं काम करता रहे, खुद ब खुद चलता रहे, लेकिन मेरा अगला सारा कोड चल जाए। तो ये भी हम सिंक्रोनस वे में लेकर चलेंगे। तो ये उन्होंने पहले बताया कि क्या होता है कि एक वेब सर्वर रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स आता है, और ये भी डिटेल की समझने की बात नहीं इसमें, और ऐसे हो रहा है। अब सिंक्रोनस है क्या बेसिकली,
इसमें क्या होता है कि हम डाटा फैच करते हैं। हाँ, नई टर्म पे आ रहे हैं, सिंक्रोनस का समझ गया, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली है। अब आ जाते हैं अगली टर्मिनोलॉजी पे, प्रोमिस पे। अब क्या होता है, अब मैंने डाटा फैच किया है गिटहब से। अब दो सूरतें हैं, या तो यस डाटा आ गया और या फिर नो। प्रोमिस क्या होता है, ये एक ऐसा ही एक कंटेनर फॉर फ्यूचर वैल्यू। ऐसे समझ लें कि मेरा प्रोमिस है, डाटा कहीं पे लोड हो रहा है, मैंने फैच किया, ये एक प्रोमिस आ गया, इसने भी प्रोमिस रिटर्न किया। अब थोड़ी देर बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, तो इसने या मुझे डाटा यस में लोड करना या नो में, मतलब फ्यूचर में एक वैल्यू देनी है और उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जानी है। और ये एक प्रोमिस की डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में। इसकी एग्जांपल यही है कि लेट्स सपोज मैंने एक लॉटरी खरीदी है। अगर लॉटरी टिकट खरीदा है, अब जब तक वो लॉटरी टिकट नहीं आ जाती, वो जो उसका होता है कि ड्रॉ नहीं होती मेरी लॉटरी, कि जो एक कुरानदाजी टाइप होती है, वो अगर नहीं होती तब तक मैं वेट करता रहूंगा असिंक्रोनस वे में। बाकी मैं अपनी जिंदगी में डेली टू डे काम करता रहूंगा। मैं डेली बेस पे अपने ऑफिस भी जाऊंगा, स्कूल भी जाऊंगा, प्ले भी करूंगा। ये नहीं है कि मैं जब बस लॉटरी की टिकट ले लिया मैं उसकी दुकान पे बैठ जाऊंगा, जब तक ये मेरी निकले ना तब तक मैं अपना काम करूंगा नहीं, काम करता रहूंगा। लॉटरी पीछे बैकएंड पे कहीं एग्जीक्यूट होती रहेगी, फिर एक टाइम आएगा लॉटरी एग्जीक्यूट होगी। अब दो ही सूरतें हैं, या लॉटरी निकल आई या रिजेक्ट होगी। निकल आई तो ऑब्वियसली कुछ हमें डाटा मिल जाएगा, उसे इनाम मिल जाएगा, डाटा कुछ टर्म में ले लें, उसे इनाम मिल जाएगा, उससे कुछ पैसे निकल आएंगे। और ना निकली तो एरर आ गया कि मतलब उसे रिजेक्ट होगी वो। और ये सिंपल प्रोमिस की डेफिनेशन है कि एक प्रोमिस रिटर्न होता है या वो फुलफिल हो जाता है या वो रिजेक्टेड। कि जब हमने उसको किया है, पेंडिंग किया है, तो एक प्रोमिस रिटर्न हुआ। अब उसकी फ्यूचर में एक वैल्यू रिटर्न होगी, या फुलफिल या रिजेक्टेड, या डाटा आ गया या चला गया, मिला ही नहीं हमें डाटा। अब ये हो कैसे रहा, इसमें अब आते हैं बाद में। अब हमने डाटा लेना कैसे है गिटहब से, हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। सिंक्रोनस काम कैसे करता है इस भी हम अभी देखेंगे। सभी को रिमूव करता हूँ और अब हम अपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने पे आते हैं। जैसे लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ, बल्कि यहाँ पे ओपन ही है। अब ये सिंपल सा HTML है जो हमने इसका किया था फर्स्ट सेशन में। HTML मैंने क्या किया है, ये मेरी बॉडी है, उसके ऊपर मेरे वो स्टाइल शीट लिंक है और मेरा टाइटल और कुछ भी नहीं है, और साथ में एक लिंक है जो CDN का है, सिंपल कुछ यूटिलिटी क्लासेस के लिए। अच्छा, अब इसमें मेरा एक फॉर्म है, जैसे हमने उस दिन फॉर्म बनाया भी था, और मेरी एक इनपुट है जिसको मैंने एक ID दी हुई सर्च की, और प्लेस होल्डर है गिटहब यूजर नेम। ये चीज़ गिटहब यूजर नेम, ये सिंपल एक सर्च बार है। और इसके बाद मेरा एक कार्ड होगा जिसको मैंने हाइड किया हुआ है, हिडन की मैंने क्लास दी है। उस कार्ड में मेरा एक डमी सा भी डाटा है जो हम गिटहब से फेच करके वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक के लिए मैं उस स्टाइल शीट से अगर उसको हटाऊँ, यहाँ पे सॉरी, अगर मैं हिडन की क्लास को यहाँ पे रिमूव करूँ, ये मेरी हिडन की क्लास है ये वाली, तो ये मेरा सिंपल सा कार्ड है। इसमें मेरी इमेज है कि मैं डमी डाटा यहाँ भी HTML में दिया हुआ है, नेम होगा, मेरी एक बायो होगी, मेरे फॉलोवर्स होंगे, फॉलोइंग्स होंगी, रेपोज होंगे, कुछ मेन रेपोज होंगी। तो ये सिंपल वही है कि H2 है, एक टैग है, उसमें मेरा एक नेम है, फिर मेरा एक P टैग है, उसमें मैंने एक बायो लिखी हुई है। उसके बाद मेरी लिस्ट टैग है, कुछ लिस्ट एलिमेंट्स है लिस्ट की फॉर्म में, उसमें मैंने अपने एक फॉलोवर है, एक में फॉलोइंग्स है, और एक में टोटल मेरी रेपोज कितनी पड़ी हैं, कितने कोड पड़ा हुआ मेरा, कितनी फोल्डर्स में मैंने कोड डाला हुआ गिटहब पे। और उसके बाद उन मेरी रेपोज का लिंक होगा, मेरी 4-5 मेन रेपो के नाम होंगे, और उसके बाद मैं डायरेक्ट उन पर जा सकता हूँ। तो मैं डमी सा कोड है जिसको मैंने अभी हाइड किया हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे हमने अपने डेमो में देखा है, तो मैं यहाँ पे एक नेम लिखूँ तो वो डाटा फैच करके यहाँ पे आ जाए। तो करना हमने क्या है, सिंपल जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। अब हमने पहले देख लें टारगेट के हमसे एलिमेंट करने हैं, पहले एलिमेंट टारगेट कर लें और फिर कोड पे आते हैं। एक तो हमने इस फॉर्म को टारगेट करना है, जब ये फॉर्म सबमिट हो, और उसके बाद हमने इसकी वैल्यू टारगेट करनी है, क्योंकि नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं, यूजर नेम है ना, गिटहब यूजर नेम टैग यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने ये टारगेट करनी है, और तीसरी चीज़ हमने कार्ड टारगेट करना है, क्योंकि डाटा हमने इसमें कार्ड में डालना है। तो ये तीनों, जैसे हमने कार्ड एलिमेंट टारगेट किए थे, तो वैसे मैं कर लेता हूँ सिंपल, मैं कॉन्स्ट फॉर्म कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, क्योंकि मैंने उसे ID दी है और वो ID मेरी फॉर्म की है। ये मेरा फॉर्म एलिमेंट टारगेट हो गया, ये वाला फॉर्म ID मेरी फॉर्म की है। उसके बाद मैं इनपुट को भी टारगेट करना चाह रहा हूँ जो सर्च किया है। उसके बाद मैं कांस्टेंट यूजर नेम, जिसमें मैं यूजर नेम दे रहा हूँ,
और मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका मेरा आईडी नेम था सर्च। भी सिंपल वही है, कल वाली चीज़ें हैं, कोई इसमें नई नहीं है चीज़। फिर उसके बाद में टारगेट मैंने जैसे बताया, तीसरी चीज़ मैंने करनी है वो है दिस वन कार्ड। वो भी सिंपल कार्ड में कंटेनर कह देता हूँ इसको, क्योंकि इसमें मेरा सारा डाटा होगा। ये कार्ड मेरा यही है, मतलब ये बाउंड्री है और उसके अंदर मेरा सारा डाटा है, कंटेनर। अच्छा, अब इसमें मैंने दी हुई है क्लास, ताकि सिंपल ये कार्ड है और इसको मैंने क्लास कार्ड दिया है, आईडी नहीं है। तो हमें गेट एलिमेंट पे आईडी नहीं करना, हम इसको सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेक्टर या फिर डॉक्यूमेंट गेट बाय क्लास करेंगे। तो ये मेरा कार्ड है, कार्ड की मेरी क्लास है। ये मैं तीनों एलिमेंट मैंने टारगेट कर लिए, यही था जो मुझे HTML से चाहिए, या अभी तक कुछ नहीं चाहिए। ये सारी स्टाइलिंग है, ये मैंने CSS में की है। CSS भी हमने उस दिन करी थी, तो बिल्कुल वैसी जगह गूगल से कॉपी पेस्ट की है, कुछ मॉडिफिकेशन की है और कॉपी कर लिया है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। इसको मैं हिडन की क्लास देता हूँ दोबारा से, ताकि हाइड हो जाए। और हम जो इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, कल हमने क्लिक के इवेंट्स देखे थे, आज हम सबमिट के। जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म, इसके अंदर मैं फंक्शन दूंगा कि सबमिट के वक्त वो करे क्या। तो वो क्या करे, सिंपल ई डॉट, पहले तो प्रीवेंट डिफॉल्ट, ये फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली एक कन्वेंशन है कि जब आप इसे करते हैं तो पेज फिर रीलोड नहीं होता। तो ये भी इसकी भी ज़रूरत है। ये पेज जैसे हम जब सबमिट करेंगे ना फॉर्म, तो पेज रीलोड नहीं होगा, वैसे रहेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये कंटेनर था, इसमें मैंने हिडन की क्लास अप्लाई की है। तो मैं जब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिख के फॉर्म सबमिट करूँ तो मेरा कार्ड शो हो जाए, मैं अभी तक सिंपल कार्ड शो कर लेता हूँ, कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट। और ये भी हमने कल पढ़ा था कि हम क्लास कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। अभी मैंने रिमूव करनी है हिडन की क्लास। मेरी बेसिक से फंक्शनलिटी होगी। इसे टेस्ट करते हैं, ABC इंटर किया, मेरा कार्ड शो हो गया, और यही मुझे चाहिए था। अब आते हैं मैं डेटा कैसे लेना है। तो जैसे मैंने पिक्चर दिखाई ये वाली, कि यूज़र है, API है, और पीछे सर्वर पड़ा हुआ है, कि डिब्बा पड़ा हुआ डाटा वाला। अब आज हमने डाटा लेना, अब API है। अब API कहाँ से लें, तो सिंपल हम देखेंगे यार, नेट से सर्फिंग करेंगे। सिंपल मैं सर्च करूँगा गिटहब API, इसमें आता हूँ तो REST API, ये भी API एक टर्म्स में आती है, एक कैटेगरी है, API की टाइप है। अब इसमें उन्होंने मुझे API दी हुई यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, सर्फिंग करता हूँ, इसे कंप्लीट पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे कहाँ से मेरी रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी मिल सकती है। तो मैं सारा खप खुप के देखने के बाद मुझे पता चलता है मुझे यूज़र का डाटा चाहिए। मैं यूज़र में आता हूँ, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, इसमें देखता हूँ मुझे ऑथेंटिकेटेड यूज़र ये भी नहीं चाहिए, अपडेट द यूज़र ये भी नहीं चाहिए, लिस्ट यूज़र ये भी नहीं चाहिए, गेट अ यूज़र मुझे ये चाहिए। मुझे यूज़र का डाटा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल ये लिंक है, इससे हमें यूज़र का डाटा मिल सकता है। ऐसा मैं कॉपी करता हूँ और अपने कोड में ला के पेस्ट कर देता हूँ। उसमें सिंपल कह देता हूँ कॉन्स्टेंट, बल्कि सिलेक्ट कह देता हूँ, ताकि हम चेंज भी कर सके इस बार। API URL इसे वेरिएबल बना देता हूँ, और ये मेरा URL था। यूज़र नेम आगे ये दिया हुआ है, यहाँ पे यूज़र नेम हमें लेना है, तो हमने इनपुट से है, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग हम टेस्ट कर सकें, मैं इस यूज़र नेम खुद से दे देता हूँ जो मेरे अपने अकाउंट का है, दिस वन, ये मेरा यूज़र नेम है, तो ये मैं दे देता हूँ। अब डेटा मैंने कैसे फेच करना है, तो सिंपल सा एक सिंटैक्स है, फैच फंक्शन है, फैच फंक्शन जो इसे जावास्क्रिप्ट में है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल API URL लिखूँगा, तो ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस वे में काम करता है। तो सिंक्रोनस वे में हमने पढ़ा है, वो स्लाइड में हमने देखा था यहाँ पे, कि ये चीज़ कि जब सिंक्रोनस वे में काम हो रहा होता है तो वो प्रोमिस एक होता है, उसमें भी फ्यूचर में जब वो डाटा या तो आता है या फिर एक एरर आ जाता है कि या वो फुलफिल या रिजेक्टेड। तो इसी तरह इसमें भी अभी प्रोमिस रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इसका आगे फर्दर सिंटैक्स है देन, कि जब इसमें डाटा आ जाए, जब ये फुलफिल हो जाए, तो इसमें एक फंक्शन होगा, कॉल बैक फंक्शन देंगे कि डाटा इसमें आ गया रिस्पॉन्स, और हम उसको सिंपल लॉग आउट कर लेंगे, रिस्पॉन्स को हमें मिला क्या है। हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं अपने ब्राउज़र में। तो मुझे इससे थोड़ा सा
व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा मैं इसे देख लेता हूँ। ये मुझे मिल गया, एक रिस्पॉन्स मिला है। उस रिस्पॉन्स में कुछ डाटा दिया हुआ है, एक बॉडी दी हुई है, बॉडी में कुछ एक रीडेबल ओकेट, और ये मैंने यूआरएल दिया था एपीआई, जिससे मैंने एपीआई से कॉल किया था इंटरफेस से। अब स्टेटस 200 से मुराद है कि मेरा रिस्पॉन्स मुझे डाटा को रिटर्न कर दिया उन्होंने, और ओके ट्रू है। इट्स मीन के स्टेटस कोड्स कुछ होते हैं, जैसे 404 होता है एरर होता है, इस तरह 200 होता है, वो डाटा रिटर्न हो गया। अब मैं डाटा लेना है तो डाटा मैं कैसे लूँगा? तो मैं सिंपल इस दिन में क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा एक और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। अब जेसॉन क्या है? जेसॉन एक सिंपल, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्मिनोलॉजी है जावास्क्रिप्ट, जेएस लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट नोटेशन। हमने ऊप पढ़ी थी ना, तब वो हमें यहाँ पे काम आएगी। हमने पीछे ऊप का सेक्शन देखा है, हमने उसमें देखा था कि हम एक कंटेनर सा बनाते थे, जो हमने फेसबुक का बनाया था, उसमें एक नेम था, एक ए था, एक पासवर्ड था, और एक और डिफरेंट सा डाटा था। फिर हम प्रोफाइल बना रहे थे, और प्रोफाइल में हमारा डाटा था, मेरा एक नेम था, उसके बाद मेरी प्रोफाइल 1 में ये था, उसके बाद मेरा एक फ़ोन नंबर था, मेरा एक पासवर्ड था, और दैट्स ऑल। तो ये जावास्क्रिप्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने इसको कहा था कि ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस। तो ये जो जेसन है ना, ये भी सिंपल जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट नोटेशन में डाटा रिटर्न कर रहा होता है। जब मैंने ये रिटर्न किया ना, तो अब ये भी सिंक्रोनस वे में काम करता है। ये भी सिंक्रोनस नहीं है, ये भी सिंक्रोनस वे में काम करता है। प्रोमिस से आएगा या उसमें फुलफिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें इसको भी देखने के लिए एक देन फर्दर लगाना पड़ेगा। देन बेसिकली जब प्रोमिस फुलफिल हो तो तब होता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर फंक्शन ये कॉल बैक देता हूँ, और इसमें सिंपल डाटा, अब मैं डाटा लॉग आउट करता हूँ, डाटा अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये मुझे कोई डाटा मिल गया। डाटा देखते हैं, मेरा अवाटार यूआरएल है। अवाटार यूआरएल सिंपल जो मेरी गिटहब पे लगी हुई है, प्रोफाइल पिक्चर है, इसे मैं कॉपी करके देख भी सकता हूँ साइड पे। सॉरी, दिस वन, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है जो मुझे सेंड की है, उसका दिस वन, ये प्रोफाइल पिक्चर सेंड की है। उसके बाद मेरी एक बायो है जो मैंने गिटहब अकाउंट पर डाली हुई है। उसके बाद सारा डाटा है, इसी डाटा पे हमने काम भी करना है। मतलब गिटहब ने मुझे मेरा डाटा रिटर्न कर दिया एपीआई के थ्रू, जो कि सिंक्रोनस वे में हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि वो प्रोमिस रिजेक्ट हो जाए, जैसे हमने कहा था, या फुलफिल हो गया, रिजेक्ट होगा। हम सिंपल करते हैं, एपीआई चेंज कर देते हैं। अभी एपीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अब मैं रन करूंगा, मेरा यहाँ पे एरर आ गया कि भाई ये तो प्रोमिस ही फेल हो गया, फेच करने में फेल हो गया। अब फेच कर, उस फेल मेथड को भी हमने किसी तरह कैच करना है, मतलब पास करने को, फुलफिल करने को तो हमने कर लिया कैच, वो तो हमने प्रोमिस हैंडल कर लिया। लेकिन फेल को भी करने के लिए हम सिंपल एक कैच का कीवर्ड लगाते हैं, और उसमें एक फंक्शन दे देते हैं। एरर जो भी होगा उसमें प्रिंट करवा देंगे कि समथिंग रोम, सिंपल ये कह देंगे। अब मैं रन करता हूँ, मुझे वो आ जाएगा कि समथिंग रोम, और प्रिंट नहीं हुआ, डाटा मुझे नहीं मिला वापस। तो ये था सिंपल सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम कैसे कर रही है, और हमने ये कैसे लेना है डाटा। अच्छा, अब शायद आपको फर्स्ट सेशन ने बताया है नहीं, जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, वो बेसिकली है सिंगल थ्रेडेड। अब थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग को सिंपल आप ऐसे ले लें कि एक ही वक्त में मल्टीपल एग्जीक्यूशन करना, कई काम करना। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, तो जो हमारा ये विंडो है, ये विंडो ये भी चला रही है, मेरा फाइल मैनेजर भी चला रही है, विंडो मेरा ओपरा का भी चला रही है ब्राउजर, विंडो मेरा एच भी चला रही है, साथ ही मेरा कोड भी चल रहा है, मेरा पीछे कोई अगर ऑडियो प्लेयर लगा हो, उस पर कोई लगी हो म्यूजिक लगा हो, वो भी चल रहा होगा, वीडियो भी चल रही होगी। मतलब ये एक ही वक्त में मल्टीपल काम कर रहा है, मल्टीपल एग्जीक्यूशन कर रहा है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट ना, ये ऐसी नहीं है, बाय नेचर है ना जो जावास्क्रिप्ट की, ये ऐसी नहीं है, ये सिंगल थ्रेडेड है। ये एक ही वक्त में सिर्फ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, और इसमें मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, सिर्फ एक वक्त में सिंगल कर सकती है एग्जीक्यूशन। तो ये सिंक्रोनस काम कैसे हो रहा है? जो हमने डाटा फेच किया था, ये वाला, ये तो हमने पढ़ा कि ये बैकएंड पे कहीं पे रुक जाता है, बाकी कोड चलता रहता है, ये जब पूरा होगा तो फिर हमारा काम हो रहा होता है। ये कैसे हो रहा होता है अगर ये मल्टी थ्रेडेड है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इवेंट लूप का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो कैसे रहा होता है इन दी एंड। इसका हम सिंपल देखते हैं होता क्या है। अच्छा, ये है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम। अभी हम बिहाइंड द सीन्स देख रहे हैं, तो ये थ्योरी है, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अब ये है जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इंजन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारी एक हीप है, इसमें हमारा सिर्फ डाटा होता है, ये हमारा, इसमें हमारा कोड होता है, इसमें हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और इसके साथ हमारी एक वेब एपीआई होती हैं,
वेब एपीआई सिंपल ब्राउजर में जो हमें डोम मैनिपुलेशन हम कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सारी वही होती हैं। और उसके अलावा एक हमारा इवेंट लूप होता है, कॉल बैक क्यू होती है। अब ये क्या होता है, ये सिंपल ऐसे है कि इन्होंने अगर एग्जांपल दी थी स्लाइड में, उसी से आपको समझाता हूँ। ये वाली एग्जांपल, अब ये पहली लाइन है, उसने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया इमेज का, उसके बाद इमेज के सोर्स को ये कर दिया असाइन। अब ये जो लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि इमेज लोड होने में टाइम लेती है, और अगर ये सिंक्रोनस हुआ तो ये यहाँ पे कोड रुक जाएगा, और जब तक ये लोड नहीं होगी तो आगे चलेगा नहीं। लेकिन हमारी फॉर्चून अच्छी है कि ये भी असिंक्रोनस वे में काम करती है। इमेज बैकएंड पे कहीं लोड होती रहेगी और हमारा अगला कोड चलता जाएगा। वे बैकएंड पे लोड कैसे हो रही होती है ये हमने देखना है। अब होता क्या है कि जब ये इस लाइन पे आता है ना, तो ये इमेज यहाँ पे लोड करने लग पड़ता है और वेब एपीआई के इन्वायरमेंट में आ जाता है, जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट तो नहीं है, इसका पार्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट का। वेब एपीआई ब्राउजर्स की प्रोवाइडेड होती है। अच्छा, ये आ जाता है इसमें, इमेज लोड करने लग पड़ता है, और साथ में हमने इसके दिया हुआ है कॉल बैक फंक्शन। जब ये इमेज लोड हो जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट कर देना फंक्शन, क्योंकि इसमें ये लोड का इवेंट भी लगा होगा, तो ये बैकएंड में इमेज लोड होने लग पड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया या फैच, जब अभी हमने इस्तेमाल भी करके देखा है। उसने किसी एपीआई से डाटा फैच किया है, किसी सर्वर से किसी डिब्बे से उसने डाटा मंगवाया है, और उस पर ये कॉल बैक इवेंट ये देन वाला है कि जब ये डाटा आ जाए, जब ये हमारा प्रोमिस फुलफिल हो जाए, जब हमें कुछ रिजेक्टेड या फुलफिल्ड फॉर्म में डाटा मिल जाए, तो ये वाला हो जाए, हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो इमेज भी अपलोड लोड होने लग पड़ी और डाटा भी फैच होने लग पड़ा, और कोड हमारा आगे चलता गया, मोर कोड पे आ गया, और एंड तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, जब ये इमेज लोड होगी तो यहाँ पे एक होगी क्यू, जिसे हम कहते हैं एक कॉल बैक क्यू होगी। ये कॉल बैक क्यू है, ये वाला हमारा स्टैक है जिसमें मेरा कोड लोड हो रहा है। जब इमेज लोड होगी तो इसका अब जो कॉल बैक फंक्शन है, अब इसे हमने चलाना है। अब ये जाएगा इस कॉल बैक क्यू में, यहाँ पे जाकर रजिस्टर हो जाएगा, और इसी तरह एक फैच होगा, इसी तरह कोई और भी हमारे फर्दर हो सकते हैं कॉल बैक जो सिंक्रोनस काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे आकर रजिस्टर होते जाएंगे, और फिर ये इवेंट लूप एक टर्मिनोलॉजी है, ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, लेट्स कोड या एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये समझिए ऐसे एक हमारा कोड है, इस टर्म को अभी डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये इवेंट लूप करेगा, इस पर जो कॉल बैक फंक्शन को पुट कर देगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन का पुट कर देगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद उसके क्यू में जो नेक्स्ट फंक्शन होगा, मतलब जैसे जैसे फंक्शन आते जाएंगे, जब तक ये नहीं होगी खाली, तब तक ये पुट करता जाएगा, और ये फिर हो जाएगा साइलेंट टाइप आप कह लें। फिर भी फर्दर नया आज का कॉल बैक फंक्शन इसमें रजिस्टर होगा, फिर ये करना लग पड़ेगा। तो इस तरह एक लूप चलता रहता है, कॉल बैक आते रहते हैं सिंक्रोनस में जो काम हो रहे होते हैं, और ये उसे फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में डालता रहता है। जैसे वो कॉल बैक मतलब वो हमारा काम हो जाता है, उसके बाद उस कोड को चला देता है जो हमने काम करने के बाद रिक्वायर्ड होता है। तो ये सिंपल सिंक्रोनस ऐसे काम कर रही होती है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, सिंपल इवेंट लूप के साथ काम कर रही है। उसने एक हमारा टास्क कंप्लीट करने के बाद काम करना है, वो एज अ कॉल बैक फंक्शन इसमें रजिस्टर होगा, और उसने उसको फिर स्टैक में डाल दिया है, जो सिंपल सिंगल थ्रेडेड हमारी जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो ये माइक्रो टास्क क्यूज जो दोनों ये भी इसी तरह की है कॉल बैक क्यू की तरह। कॉल बैक क्यू में हर तरह कॉल बैक होता है, जो माइक्रो टास्क होती हैं सिंपल ज़्यादातर प्रोमिसेस के लिए होते हैं जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट वो यही है कि जो बैकएंड पे हमने काम करना है सिंक्रोनस वे में, वो हो रहा है, कंप्लीट हो गया, एक कॉल बैक फंक्शन है, उसको अब वो चलाना है, तो ये इवेंट लूप में आएगा और इवेंट लूप से प्लेस कर देगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। तो ये ऐसे हो रहा है सिंक्रोनस वे। अब इसकी HTML ये कॉन्सेप्ट समझे बगैर भी हमें प्रोजेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये बड़ी एक नेसेसरी चीज़ है। तो अब उसके बाद हम प्रोजेक्ट के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। लेकिन अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जो पीछे हम ऊप वगैरह में पढ़ा, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आस्क फ्रीली। नो क्वेश्चन? ओके, फिर प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मेरा डाटा आ गया। अब मैं इससे भी एक आसान तरीका बताता हूँ डाटा फैच करने का। मतलब हमने सीख लिया कि डाटा फैच कैसे करते हैं, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, और ये बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रही है इवेंट लूप की हेल्प के साथ सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट में। अब ये है कि हमने एक डाटा फैच किया है,
ये देन इसका कॉल बैक फंक्शन है कि जब डाटा फैच हो जाए तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो, तो ये देन इसका कॉल बैक फंक्शन है। इसी तरह ये कैच है कॉल बैक फंक्शन की, जब प्रोमिस रिटर्न हमें फुलफिल ना हो तो तब ये वाला एग्जीक्यूट कर दे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा वे हो जाता है, मतलब हमने अगर नेस्टेड कॉल बैक्स करनी हो, नेस्टेड भी डाटा कॉल करना हो तो मतलब ये वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो 2017 की जावास्क्रिप्ट जो अपडेट आई है ना, उसमें एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, एसिंक वेट। ये क्या करती है, ये भी वही चीज़ है कि एसिंक्रोनस से सिंक निकला है और वेट से हमने वेट करना है उस प्रोमिस का। तो अब हम इसी कोड को जो हमने यहाँ पे ये जो डाटा यहाँ से हमने रिक्वायर लिया था हमने गिटहब से, इसी कोड को हम सिंक वेट के साथ करके देखते हैं। अब ये बहुत सिंपल है। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, गेट डाटा। अब इसको मैंने क्या करना है, इसमें मैंने करना है कि कांस्टेंट रिस्पॉन्स, और ये यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए फेच, मेरा यूआरएल था एपीआई यूआरएल, वही है कि हमने फेच यूआरएल किया है, ये वाला फेच, और ये हमें एक रिस्पॉन्स मिला है। तो ये भी हमने एक रिस्पॉन्स लिया और फेच कर दिया। लेकिन अब ये कोड ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो वो सिंपल कोड हो गया सिंक्रोनस वाला। ये हमें पता है कि बैकएंड पे सिंक्रोनस वे में काम कर रहा होता है, तो हमें अब इसके साथ कीवर्ड लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे एसिंक फंक्शन, ये सिंक्रोनस फंक्शन है, और ये अवेट फंक्शन, कि हमें यहाँ पे वेट करना है इस के कंप्लीट होने के, जब तक ये कोई प्रोमिस की वैल्यू रिटर्न नहीं कर देता, फुलफिल नहीं कर देता, प्रोमिस को रिजेक्ट नहीं कर देता, तो तब तक हमें इसका वेट करना है। सिंक्रोनस फंक्शन है कि जब वो इंटरप्रेटर इस लाइन पे आए, सिंक्रोनस फंक्शन है, उससे बैकएंड पे चलाने लग पड़े इवेंट लूप के साथ, और जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से बढ़ जाए। हमने अब इसको यहाँ पे हम इसे आउटपुट करवा के देखते हैं रिस्पॉन्स को। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, हम देखते हैं क्या हमारा बिहेवियर आता है। इस फंक्शन को सिंपल कोर करता हूँ, कोर रेफरेंस रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने कीवर्ड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया वैसा ही है जैसा उसमें रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ था कि ओके है और 200 का स्टेटस है। अब हम उसके बाद इसको जेसन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहीं पे। तो मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट डाटा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन के हमें ऑब्जेक्ट नोटेशन में मिल जाए डाटा। तब हमें ये भी पता है ये भी प्रोमिस रिटर्न करता है, तो हमें इसका भी वेट करना पड़ेगा। तो सिंपल अवेट लिखते हैं, और उसके बाद इस डाटा का मैं आउटपुट करवाता हूँ, हमें डाटा मिल गया जो हमें पहले डाटा मिला था। अब ये क्या है, इन प्रोमिस रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। तो फिर से मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, सॉरी। व्हाट्स हैपन, रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, अब चलते हैं। तो हमें वो डाटा रिटर्न हो गया जो मेरी रिक्वायर्ड था, जैसे मैं पिछले फैच में हुआ है। और ये एक निस्बतन काफ़ी सिंपल सा वे है जो देखने में भी इजी लग रहा है और समझने में इजी लग रहा है कि जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि सिंक्रोनस फंक्शन है और हम डाटा का वेट कर रहे हैं। तो इसी को भी यूज़ करते हैं हमने प्रोजेक्ट की फाइनल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब मैं यहाँ पे डाटा ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लेना है एक यूज़र नेम, कि मैंने किस यूज़र का सर्च करना है पैरामीटर में। मैं यहाँ से इसको फॉर्म में वो यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करूँगा जो हमें इनपुट में दिया है, इसको पास कर दूंगा, डाटा ले लूँगा। अब मैंने क्या किया है, मैं डाटा को पहले हम इसको देख लेते हैं डाटा में है क्या और हमें चाहिए क्या। डाटा आ गया, देखता हूँ इसमें हमें एक पिक्चर का यूआरएल चाहिए जो हमने कार्ड में पिक्चर दिखानी है, मुझे अपनी बायो चाहिए, और उसके बाद मुझे अपने फॉलोअर्स चाहिए, मुझे अपनी फॉलोइंग्स भी चाहिए, और उसके अलावा मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, इसमें रेपोस, मेरी टोटल रेपोस कितनी है जो पब्लिकली अवेलेबल हैं। उसके नेक्स्ट मुझे अपना, बस मुझे अभी तक इसमें यही चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मैंने एप्लीकेशन बनाई है मुझे इसमें से यही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे फिर लूप यूज़ होगी, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सिंपल, इसमें कह देता हूँ कांस्टेंट रिक्वायर्ड डाटा, ये कर लेता हूँ। अब उसमें मेरा एक नेम होगा, नेम ऑब्जेक्ट मैंने बनाया जैसे मैंने बताया था, क्योंकि नेम मैंने कहाँ से लेना है, तो ये डाटा जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, जैसे में एक रिटर्न हो रहा है ना हमें, तो ये भी एक
अच्छा मैंने ना इसको ऑटो सेव पे लगाया है इसलिए इसका भी ऐसे करता हूँ। तो नाउ ये ब्रैकेट, तो डाटा भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, केवल डाटा ये भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, अवतार, यूआर, बायो, ब्लॉग, कंपनी, क्रिएटेड एट, ईमेल, ये सारे इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे वो प्रोफाइल का था, नेम, एज वगैरह इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम जैसे हमने वहाँ पे डॉट के साथ लिया था सिंपल, हम यहाँ पे भी डॉट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अपना जो ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, इसमें मुझे अब अपना एक नेम चाहिए, तो मैं डाटा डॉट नेम कर लूँगा, डाटा से नेम निकाल लूँगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। इमेज में मुझे पता है कि यहाँ पे था अवतार URL, तो मैं क्या करता हूँ, डाटा अवतार URL। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थी बायो, मैं सिंपल करता हूँ डाटा डॉट बायो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए था अपने फॉलोअर्स, मैं क्या करता हूँ डाटा डॉट फॉलोअर्स, तो मुझे चाहिए थी फॉलोइंग्स, डाटा डॉट फॉलोइंग्स। और लास्ट में मुझे चाहिए था और क्या चाहिए था हमें, हाँ रेपोस चाहिए थी, टोटल रेपोस कह देते हैं, नाम दे देते हैं, डाटा डॉट पब्लिक रेपोस। ये हमारा डाटा इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे आउटपुट करवा के देख लेते हैं, CL रिक्वायर्ड डाटा। ये आउटपुट में इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारा जो बिहेवियर है ऐप का वो सही जा भी रहा है या नहीं। अच्छा अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड डाटा में क्या आ गया है, बायो आ गई है मेरी, उसके बाद मेरे फॉलोअर्स आ गए हैं, मेरी फॉलोइंग्स आ गई हैं, फॉलोइंग्स अनडिफाइंड है, शायद हमने सही एट्रीब्यूट का नाम नहीं उसे दिया। इमेज का URL आ गया, नेम आ गया, टोटल आ गई है रेपोस। हम फॉलोइंग्स का देख लेते हैं वहाँ पे क्या था, सिंपल CL करते हैं दोबारा से डाटा को, और डाटा को देखते हैं इसमें फॉलोइंग्स क्या थी। फॉलोइंग शायद S नहीं था, हमने S लगा दिया था साहब। अब हम देखते हैं अपने डाटा को एक दफ़ा फिर से। ये टेस्टिंग का बस ये फ़ायदा होता है, आउटपुट करके देखना है कि हमारा बिहेवियर सही जा भी रहा है नहीं। तो मेरी फॉलोइंग्स भी आ गई, फॉलोअर्स भी आ गए, बायो भी आ गई, नेम भी आ गया, जो तुम्हें डाटा चाहिए था वो भी आ गया। तो ये तो मेरा डाटा रिक्वायर्ड हो गया। तो अपने ऐप का बिहेवियर देखना, तो इसमें एक और भी चीज़ थी, तो मेरी ऐप थी यहाँ पे ये वाली, यस, यहाँ पर रेपोस भी आ रही थी, मेरी रेपोस के नेम आ रहे थे। जो ये मेरी कुछ रेपोस है जो मेरे गिटहब अकाउंट पे पेड पड़ी है यहाँ पे 81 यहाँ पे रेपोस पड़ी, इसमें कुछ रेपोस के मैंने अपने नेम भी शो करवाए हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। लेकिन मुझे यहाँ पे जो डाटा का हमने कीवर्ड देखा था यहाँ पे, मुझे उसमें रेपोस नहीं मिली। दोबारा आउटपुट करवा के दिखाता हूँ, CL डाटा, उसमें मुझे रेपो की एट्रीब्यूट कहीं पे भी नहीं मिली और रेपो का नेम मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। तो मुझे अब फिर से कुछ सर्चिंग करने की जरूरत है, मैं रेपोस कैसे सर्च करूँ। तो फिर से मैं वहाँ से जहाँ से मैंने एक API देखी थी मैं वहीं पे आता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ ये तो यूजर्स है, रेपोस कहाँ से मिलेंगी। मैं फिर से इसकी जो API इसकी जो एंड पॉइंट्स है उसे देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे शायद रेपोस वाला कुछ मिल जाए, इंटरेक्शन, इश्यूज, मार्कडाउन, ओथ, प्रोजेक्ट्स, रेट, रिएक्शन, रिलीज, रेपोजिटरीज। ये रेपोजिटरीज मिल गई मुझे मेरे जो कोड के फोल्डर्स हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ उसमें मुझे कौन सी चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। रेपोजिटरीज, लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रेपोजिटरीज, मुझे ये भी नहीं चाहिए। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन रेपो, ये भी नहीं। उसके अलावा गेट अ रेपो नहीं, मुझे मल्टीपल लिस्ट चाहिए पूरी अपनी। उसके बाद अपडेट अ रेपो, ये भी नहीं चाहिए। फर्दर नीचे आता हूँ, लीडर रेपो, ये भी नहीं चाहिए। ये क्या था, ये भी नहीं चाहिए। मतलब मैंने अपनी अब जो मेरी रिक्वायर्ड है ना, मैंने वो ढूंढनी है अपनी। क्रिएट अ रेपो, डिस्पैच इवेंट, ये भी नहीं चाहिए। ये जो APIs ढूंढना है ये थोड़ा सा एक हेक्टिक सा काम होता है। ट्रांसफर रेपो, लिस्ट पब्लिक रेपोस, मुझे ये चाहिए थी। लिस्ट पब्लिक रेपो फर्दर भी आ गया है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, मैंने अपना एक यूज़र नेम दूं और मुझे अपनी रेपो की लिस्ट मिल जाए। तो ये इसकी API की है कि एक यूज़र नेम हो साथ में स्लैश रेपो हो तो मुझे रेपोज आ जाएंगे। और हमें इसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा इसमें, तो मैं यहीं पे नीचे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ अपने डाटा के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल नेम फिर से चेंज कर देता हूँ, ये रिस्पॉन्स इसे मैं कह देता हूँ प्रोफाइल रिस्पॉन्स। और तो कैसे आना था, क्योंकि हमें सभी चेंज करने पड़ेंगे और थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसमें मैं क्या कहता हूँ, कॉन्स्टेंट रेपो रिस्पॉन्स कह देता हूँ।
इसमें भी हमने फैच ही करना है। फैच कैसे करना है? एपीआई का हमने यूआरएल लिखा हुआ है, इसके आगे हमने सिंपल वो स्लैश रेपो लगाना है। यहाँ पे ये चीज़, ये जो हमने यहाँ पे की देखो कि मैंने कॉपी की हुई है, मैं बड़ा कर देता हूँ। एच सिंपल एपीआई यूआरएल प्लस रेपोस, हमने सिर्फ ये ऐड करना था क्योंकि ये हमारी की थी, एंड पॉइंट था एपीआई का। उसके बाद हम यहाँ पे अवेट लगाना है क्योंकि हमने ये भी अब सिंक्रोनस है, तो हमें यहाँ पे अवेट लगा करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका डाटा एक्सचेक कर लेते हैं जैसे उनके साथ, कॉन्स्टेंट रेपो डाटा इज इक्वल टू, उसको मैंने जैसे में कन्वर्ट करके कर लिया, उसको हम लॉग आउट करके देख लेते हैं डाटा मेरे पास क्या आया। इस डाटा को मैं रिमूव करता हूँ और आपने देखता हूँ ब्राउज़र में, तो ये मेरी 30 लिस्ट है 29। इसमें क्या है, पूरी लिस्ट आ गई मेरी हर रेपो के साथ उनके, मतलब ये एक अरे है जिसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, एक अरे की फॉर्म में डाटा मिला है मुझे, और उस अरे में उसका हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसमें मेरी रेपो है। अब इस रेपो में मेरी मल्टीपल चीज़ें हैं, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, मुझे बस अपनी रेपो का ये नेम चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट उसमें सिर्फ ये नेम शो करवाना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं नेम कैसे एक्सट्रैक्ट करना है? जैसा कि मैंने देखा है कि एक रे है और इस रे में हमें चाहिए सिर्फ नेम, तो यहाँ पे अब वो हमारे मैप और फिल्टर मेथड काम आएंगे कि हमने अपना जो रेपो का डाटा है ना, हम क्या करेंगे, सिंपल रेपो डाटा डॉट मैप करेंगे, हर रे पे 1 बाय 1 वो करता जाएगा, आइटरेट करता जाएगा। इसके अंदर एक फंक्शन देंगे जिसमें सिंपल रेपो देंगे कि एक रेपो एक वक्त में जब वो आइटरेट करेगा। इसके अंदर हमने क्या करना है, अभी तक हम सिर्फ कंसोल डॉट लॉग रेपो नेम कर लेते हैं, मैप किया, इस वो हर रे पे 1 बाय 1 इंडेक्स करके मैप करता जाएगा जैसे हमने वो पहले एग्जाम्पल के साथ देखा है, और उसके बाद वो नेम आउटपुट कर देगा। तो हम देखते हैं, तो ये मेरी रेपोस के नेम आउटपुट हो गए हैं, जितनी भी मेरी रेपोस थी मुझे एक लिस्ट मिली थी। मैंने क्या करना है, मैंने एक बनाना है, सिंपल ऐसे करता हूँ, कांस्टेंट जैसे हमने उस वक्त किया था न्यू नंबर करके ना, 2 मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया था, मैं ऐसे कर देता हूँ रेपो नेम्स, और यहाँ पे मैं आउटपुट करवाने के बजाय रिटर्न रेपो डॉट नेम, अब भी रेपो नेम वो रिटर्न करता जाएगा और इसमें वो पुश करता जाएगा जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था। और फिर भी किसी का क्वेश्चन उस पर तो पूछ सकते हैं, फर्दर एक बार देख सकते हैं। अब मैं रेपो के नेम को करवाता हूँ आउटपुट, अब मैं देखता हूँ तो मेरी रेपोस के नेम आ गए, ये वाले लिस्ट प्रॉपर एक बन गई। अच्छा, अब मैं अपने कोड में देखूँ, जो मेरा वो था प्रोजेक्ट था, तो मेरे रेपो में सिर्फ 5 शो करवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो 30 की लिस्ट आ गई है, तो हम इसको मतलब हमें कट करने की ज़रूरत है, इस डाटा को जो हम रेपो के जो रेपोस के नेम है ना, जो अरे मिली है, अरे वाली अरे, उसको कट करने की ज़रूरत है। तो सिंपल एक मेथड है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कट कैसे करें, कुछ वैल्यूज में चाहिए तो कैसे करें, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं चेक कर लूँगा, अगर मेरे रेपोस नेम की जो लेंथ है ना, वो अगर ग्रेटर है 5 से, क्योंकि 5 से कम है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ग्रेटर है तो मैं करूँगा इसे मैं लेट कर लेता हूँ कि मैं इसी को दोबारा साइन कर दूंगा, एक नहीं तो नया वेरिएबल बनाना पड़ जाएगा। सेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल रेपोस नेम, तो स्लाइस का एक मेथड है, 5 ले लिए 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक, मतलब पहले 5 हमें वो नेम दे दे। अब वो नीचे फिर से आउटपुट करवाया और अब देखते हैं इसका बिहेवियर। तो ये बाकी है 5, तो उसने 5 रेपोस दे दिए और हमें 5 ही चाहिए थी। अब हमने दोनों काम कर लिया, जो हमें जो डाटा चाहिए था ना, यहाँ पर देखो तो नेम भी ले लिया, ये सारा डाटा भी ले लिया, रेपो का भी ले लिया। अब हमने करना है इसे एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट। हम क्या करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ ताकि सही से रीडेबल हो जाए। ये हमारा हो गया प्रोफाइल का डाटा जब हमने फेच किया था, ये था रेपो का डाटा। उसके बाद इसमें लॉग आउट कंसोल को हटाता हूँ, ये रेपो के नेम से किए थे हमने एक्सपेक्ट, और ये हम रिक्वायर्ड डाटा का वेरिएबल हमने रिटर्न करना है। अब इसमें हमने रेपोस को भी ऐड करना है, अभी तक हमने सिर्फ चीज़ें ऐड की थी प्रोफाइल की, इसमें मैं फर्दर ऐड कर दूंगा रेपोस और रेपो नेम्स, और इसको मैंने लास्ट पे डाटा को रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिक्वायर्ड डाटा, ये मैंने डाटा रिटर्न कर दिया। इस फंक्शन को दोबारा सही से एक दफ़ा देखते हैं हमने किया क्या है, क्योंकि अब हम इस एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। टाइम क्या हो गया, ओके
अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। हमने पहले प्रोफाइल का डाटा फेच किया सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के थ्रू, अवेट के थ्रू, और जो सारा कॉन्सेप्ट था हमने प्रोफाइल डाटा फेच किया। उसके बाद हमने रेपोज का फेच कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, रेपोज हमारी अगर 5 से ज़्यादा थी तो हमने पहले एक लिस्ट बना ली, रेपोज को सिर्फ नेम ले लिया उसमें से। रेपोज 5 से ज़्यादा थी तो हमने उसे 5 तक डिवाइड, 5 तक सिर्फ रख लिया, बाकी सारे कट आउट कर दिए। और रिक्वायर्ड डाटा में हमने एक नेम ले लिया, इमेज, बायो, फॉलोअर्स, फॉलोइंग्स, टोटल रेपोज और रेपोज। और जो हमारा डाटा था उससे हमने उसकी एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाल दिया और उसके बाद इसको रिटर्न कर दिया। हम एक बार फिर से डाटा को देख लेते हैं जो फंक्शन में कॉल किया है। सिंपल में इसमें कॉन्स्टेंट के डाटा इस पर अब रिटर्न होगा, तो बल्कि मैं ऐसे कर CL डाटा। अच्छा, अब मैं इसका आउटपुट करूं, यहाँ पे है प्रोमिस पेंडिंग। अभी मुझे समझ नहीं आई ये हुआ क्या है। मैं तो सिंपल यही किया है कि उस फंक्शन को कॉल किया है और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है, इसको मैं भी थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, और मैंने उसको बस सिंपल उस डाटा का आउटलुक करा दिया। लेकिन ये मुझे डाटा देने के बजाय कोई अजीब सी चीज़ दे रहा है, प्रोमिस पेंडिंग। तो ये वही चीज़ थी। अब हम इस फंक्शन को देखें तो सिंक्रोनस वे में काम कर रहा था। अब फिर से हम उस कंसेप्ट की तरफ वापस आते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसकी बेस पे आगे सारे जो वेब एप्लीकेशन ज़्यादातर बनती है वो इन्हीं चीज़ों की बेस पर बन रही होती हैं। हम APIs के साथ ही काम कर रहे होते हैं, सर्वर्स के साथ ही। अब जब हमने लाइन बाय लाइन फिर देखे ना, तो जब इस पे आया, इसने देखा ये सिंक्रोनस है और इसके अंदर की काम हो रहा है डाटा को वेट करने वाला, तो उसने सिंपल इसको रजिस्टर किया, वो कॉल बैक क्यू जो बनी हुई थी और एक वेब APIs का एनवायरनमेंट था, और नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब जो यहाँ पे आया है तो गेट डाटा, तो अभी तक उसने तो प्रोमिस ही रिटर्न करना है, डाटा तो रिटर्न करना ही नहीं है, क्योंकि प्रोमिस रिटर्न करेगा और प्रोमिस थोड़ी देर बाद या फुलफिल होगा या रिजेक्ट होगा। तो जब उसको वो फौरन एग्जीक्यूट करेगा, अभी तक तो प्रोमिस एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, उसमें कुछ वैल्यू आई नहीं है, फ्यूचर वैल्यू, तो उसने पहले ही हमने इस लाइन पे आ गए हैं, तो इसलिए प्रोमिस रिटर्न होगा। तो हमें यहाँ पे भी अवेट करना पड़ेगा कि जब तक वो कम्प्लीटली वो फंक्शन ना हो जाए, वो प्रोमिस फुलफिल ना हो जाए, तब तक हमें डाटा ना आए, मतलब इस पर भी हमें वेट करना पड़ेगा। तो अगर इसमें करूँ दोबारा से, अवेट इज ओनली कॉल, अच्छा इसको हमें लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे हमारे फॉर्म में, और असिंक फंक्शन। अब ये भी असिंक फंक्शन के थ्रू होगा, कभी इसके हम अंदर ही कॉल कर सकते हैं इसको, असिंक और अवेट के अंदर। तो ये भी हमारा असिंक फंक्शन है, जब डाटा आएगा तो अवेट करके CL लॉग डाटा। इसमें करता हूँ, इसमें कोई नेम देता हूँ, इट इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं कोई नेम देता हूँ, इंटर प्रेस किया और ये मेरा डाटा आ गया। मेरा कार्ड शो हो गया, अभी तक मैंने कार्ड भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और यही मेरा रिक्वायर्ड डाटा था। मुझे अपनी बायो चाहिए थी, मुझे अपने फॉलोवर चाहिए थे, फॉलोइंग चाहिए थी, इमेज चाहिए थी, नेम, और मेरी 5 रेपोज थी। अब आ जाती है बारी इनको इम्प्लीमेंट करने की, इस डाटा को। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं देख चलता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे और ये हमारा डाटा है नीचे, तो हमने उस फंक्शन से लिया है। जो असिंक फंक्शन को हमने कॉल किया, तो वो भी हमने असिंक वेट के जरिए करनी है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी HTML पे, हम देखते हैं यहाँ पे क्या था। अब यहाँ पे एक इमेज थी, उसके बाद ये एक H2 टैग था, एक P टैग था, और एक लिस्ट थी और रेपोज थी। अब अगर मैं वही काम करूँ कि यहाँ पे टॉप पे आऊँ और सभी के वेरिएबल्स बनाऊँ, तो मैं देखूँ तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बनेंगे। एक इमेज का बनेगा, दूसरा H2 का नेम का, तीसरा मेरा बायो का, चौथी मेरी लिस्ट होगी, पांचवी मेरी रेपोज होंगी। मतलब 5 वेरिएबल्स मुझे ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। और अगर लेट्स सपोज मेरा डाटा अगर स्लो नेट की वजह से या गलत API की वजह से रिटर्न नहीं होता, तो मेरा 5 वेरिएबल का कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो मैंने यहाँ पे एरर शो करवाना है। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, कितने को यहाँ से, ये वाली चीज़ कट कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें हम डाटा प्लेस कर देते हैं लिटरल स्ट्रिंग्स के जरिए, और इसको फिर उस, ये तो थे ना, इसका जो कंटेनर था वो कार्ड था, जिसको हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, कंटेनर कार्ड। हम क्या करेंगे, ये हमने HTML कॉपी कर ली है, इसको लिटरल स्ट्रिंग के जरिए, अगर लिटरल स्ट्रिंग नहीं पड़ी तो हम अभी देख लेते हैं। लिटरल स्ट्रिंग के जरिए इसमें डाटा पुट करेंगे और सिंपल उस कार्ड के जरिए यहाँ पे HTML पुट करवा देंगे। वो कैसे होगा वो अभी देख लेते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बना लेता हूँ, लेट मार्क अप, या फिर कर लेते हैं HTML का लेते हैं, मार्कअप कहने।
मैं सिंपल यहाँ पे कर लेता हूँ एक लिटरल स्ट्रिंग। अच्छा, लिटरल स्ट्रिंग्स क्या होती है? तो मेरे ख्याल आपको करवा दिया, लेकिन अगर नहीं भी करवाया तो फिर देख लेते हैं। अब स्ट्रिंग ये थी, अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 10 ये था, और b इज इक्वल टू 20। अब हम 10 प्लस 20 करना है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता प्लस 10, ये यहाँ भी नहीं कर सकता, मतलब नेक्स्ट आके। तो मतलब अगर रन टाइम मुझे इसकी इनपुट चेंज करनी है, अगर दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, तो मुझे a प्लस b करना पड़ेगा। लेकिन अगर लिटरल स्ट्रिंग हो ना, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये लिटरल स्ट्रिंग का साइन होता है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे इसकी अपनी वैल्यू दे दी है, और उसके साथ मैंने एक डॉलर साइन लगाया ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं एक ही वैल्यू दे देता हूँ। ये मैं सिंपली कर सकता हूँ एक ही लाइन में। तो ये लिटरल स्ट्रिंग है, जहाँ पे हमने वैल्यूज डालनी होंगी तो हम वो वैल्यूज प्लेस कर देंगे डाटा के थ्रू। बस HTML थी, उसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अगर फॉर्मेट कर लूँ थोड़ा सा, तो ये इमेज है, फिर उसका डिव है, ये नेक्स्ट यूजर इन्फो का डिव है, तो ये UL है, लिस्ट है हमारी, और ये रेपोस का डिव है। दैट्स ऑल, लिटरल स्ट्रिंग प्लेस कर दिया है। अब ये इमेज का सोर्स है, यहाँ मैं सिंपल डॉलर साइन लगाता हूँ, लिटरल स्ट्रिंग का सिंटैक्स डाटा डॉट इमेज। तो इमेज के एट्रीब्यूट तो इसमें हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में इमेज के एट्रीब्यूट तो है। यहाँ पे इमेज का सोर्स प्लेस हो जाएगा। नेम था, नेम में सिंपल क्या करता हूँ, अपना नेम रिमूव करता हूँ जो पहले दिया था। अब जो डाटा से नेम आ रहा है ना, जो हमने यूजर नेम दे के देना है, वो आ जाएगा। बायो थी, इस बायो को रिमूव करता हूँ, सिंपल लिटरल स्ट्रिंग का सिंटैक्स देता हूँ डाटा डॉट बायो, ये आ जाएगा। फॉलोवर्स यहाँ मैंने 20 लिखे हैं। अब मैं रन टाइम पे फॉलोवर ले रहा हूँ जो मुझे गिटहब वापस कर रहा है, डाटा डॉट फॉलोवर्स। फॉलोइंग्स भी चेंज करता हूँ, डाटा डॉट फॉलोइंग्स। रेपोस कितनी थी, ये भी हमने ऑब्जेक्ट में स्टोर किया था, डाटा डॉट नंबर ऑफ, ये कौन सा स्टोर किया था मुझे नेम भूल गया, फंक्शन में देखते हैं जाके। ये था टोटल रेपोस, रेपोस की स्पेलिंग ये कर लेते हैं, टोटल रेपोस में इसको नेम कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपल टोटल रेपोस। उसके बाद ये मेरी रेपोस हमने, अब जो हमारी रेपोस थी यहाँ पे हमने वो लिस्ट करना है, इसको मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अब एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी के साथ काम हुआ। तो इसको मैं सिंपल आउटपुट करवा के देखता हूँ कि मेरी बाकी वही HTML आ रही है जो मुझे रिक्वायर्ड है। मैं करता हूँ HTML को आउटपुट करवा लेता हूँ। अब मैं बिहेवियर देखता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दी है, क्योंकि यूजर नेम तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपना लिखा हुआ है, हम थोड़ी देर तक यहाँ पे इनपुट से यूजर नेम लेंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है और ये मेरी HTML आ गई है। इमेज है, इमेज मेरा ये सोर्स है, ये गिटहब ने दिया है। ये मैंने नेम जो मैंने डाटा उसके ऑब्जेक्ट से लिया है। ये मेरी बायो जो गिटहब से आई है। ये मेरे फॉलोवर्स, फॉलोइंग्स, नंबर ऑफ रेपोस, और यहाँ पे मेरी वो होंगी रेपोस। अच्छा, रेपोस हमने कैसे करनी है? अब रेपोस के लिए तो हमारे पास सिंपल एक नेम है, और हमने यहाँ पे उसके लिंक्स बनाने हैं। यहाँ पे जो आ रहा है रेपोस के नेम की हमारे पास लिस्ट है, तो हमने लिस्ट पूरी लिस्ट को यहाँ पे मैप करना है। तो यहाँ पे फिर वो यूज होगा वही सिंटैक्स C6 का जो मैंने कहा वाइडली यूज होता है। तो हम डॉलर साइन सिंपल लगाएंगे और फिर वो मैप वाले मेथड के साथ काम करेंगे। फिर डाटा डॉट रेपोस जो हमारे पास यहाँ पे थी, ये वाली रेपोस, पता है एक नेम की लिस्ट थी, हम क्या करेंगे डॉट मैप करेंगे। अब इसके अंदर फिर से एक फंक्शन देंगे, उसमें एक नेम होगा, और उसमें रिटर्न क्या करेंगे फंक्शन में, एक टैग, लिटरल स्ट्रिंग का ये टैग, एक टैग होगा। उसका जो URL है वो अभी तक मैं कोई नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने URL वाला अभी काम लिया ही नहीं है, वो फैच ही नहीं किया वहाँ से। और उसके बाद सिंपल इसमें मैं अपना नेम दे दूंगा, उस रेपो का नेम क्या है, और ये मेरा वो हो गया ये मेरा एक लिंक आ गया। अब मैं दोबारा से देखता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने मैप किया है, ये रेपोस है, फिर से आ जाएगा, मैंने मैप किया उसके ऊपर 1 बाय 1 वो हर एक को पॉइंट करेगा हर नेम पे, और हर नेम पे आगे वो एक लिंक रिटर्न कराएगा, और लिंक सभी ज्वाइन होकर इस रेपोस में आके कंबाइन हो जाएंगे। मैं देखता हूँ क्या HTML आई है मुझे, एनी दिस वन एंड दिस। तो ये देखें 50 प्रोजेक्ट इन 50 डेज का एक लिंक आ गया, नेक्स्ट ये लिंक आ गया, नेक्स्ट ये आ गया, नेक्स्ट ये आ गया। तो उनको ज्वाइन है कॉमा से कर रहा है, तो हमने कॉमा से नहीं करवाना, हम सिंपल कह रहे हैं कि स्पेस के साथ ज्वाइन हो। हम इसको एक
ज्वाइन का एक मेथड है, ये भी इंटरनेट पे अवेलेबल और सिंपल है, सभी स्ट्रिंग्स पे ज्वाइन कर देगा खाली स्ट्रिंग से। मैं दोबारा एक दफ़ा देख लेता हूँ, तो ये मेरी रेपोस भी आ गई। अब हमने इस HTML को प्लेस करवाना है इस कार्ड में, जब जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये कार्ड है हमारा कंटेनर, ये वाला ये कंटेनर था, यहाँ पे हमने वो HTML प्लेस करवानी है जैसे हमने निकाली थी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल यही करता हूँ, कंटेनर था, उसकी जो पहले से कोई HTML है, हमें पता है पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर पहले से है तो उसे वो खाली कर दे। फिर HTML जब हम टारगेट करेंगे ना, या इनर HTML या फिर टेक्स्ट कंटेंट, ये जब टारगेट करेंगे तो ये सिंपल उसको कर देगा, एम्प्टी कर देगा कि कम्प्लीटली, मतलब ये ऐसा ही है कि अगर ए इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग है ना, तो मैं अगर ए इज इक्वल टू दिस करूँ तो एम्प्टी हो जाएगी स्ट्रिंग सारी। तो ये सिंपल ऐसा ही है, इनर HTML को ये किया, और उसके बाद कंटेनर डॉट इनर HTML मेरी ये वाली HTML डाल दी जो मैंने अभी की है। ये एक सिंपल सा मेथड है, और इनर HTML से ज़्यादा अवॉइड किया जाता है सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा हैकर के लिए ईज प्रोवाइड करता है। लेकिन ये दूसरा मेथड है वो एक फंक्शन के थ्रू होता है, आफ्टर बिगन और इंसर्ट एडजेसेंट HTML, वो मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इंटर, और ये मेरा डाटा आ गया जो गिटहब से मैंने लिया था। सिंपल वो यही है मेरी 50। अच्छा, ये मैंने ना लिस्ट में हमने करना था, यहाँ से हम अभी HTML देखें ना 12 से, तो ये एक div टैग था, वो हम शायद भूल गए यहाँ पे, यहाँ पे मौजूद है, इसमें क्लास थी रेपो में, वो नहीं हमने दी। क्लास को स्टाइल किया ना, वही मैं देख रहा था लिंक स्टाइल क्यों नहीं होगी। अब मैं दोबारा देखता हूँ, इसको रिमूव कर दूँ, और ये मैं यूजर नेम था कोई भी, अभी तक मैंने वो बैकएंड पे वही लगाया हुआ अपनी जावास्क्रिप्ट में अपना नेम, ऐसे एंटर करता हूँ तो मेरा डाटा आ गया जो गिटहब ने मुझे दिया है। मेरा नेम आ गया, बायो आ गई, मेरे फॉलोअर्स आ गए, टैपोज वगैरह आ गई लिंक्स के फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ वैल्यू लेके खुद से देना। मैं करता हूँ कि यूज़र नेम यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं, पहले हम नीचे आते हैं फॉर्म में, हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट यूज़र नेम, जो इनपुट से आ रहा है वो कैसे लेना है, हमने यूज़र नेम सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनपुट वाली ये फील्ड है। हम क्या करते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू, क्या नेम था उसका, वो भी यूज़र नेम है, तो हम ऐसा कर लेते हैं इसका यूज़र एन कह देते हैं क्योंकि वेरिएबल नेम सेम हो जाएंगे। यूज़र नेम डॉट वैल्यू, इससे में वो वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम आउटपुट करवा के देख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया वही सेम आएगा। तो अब डाटा में हम ये यूज़र नेम पास कर देते हैं, यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम है, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल यूज़र नेम पे ये वाला यूज़र नेम ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अब यूज़र नेम खुद से मुझे देना पड़ेगा। और इधर भी रेपोज है, और ये भी यूज़र नेम और फिर रेपो, क्योंकि रेपो से पहले यूज़र नेम आता है। अच्छा, अब मैं दोबारा देखता हूँ, अब मैंने इनपुट भी ले ली है जो यहाँ पे गिवन है। अब मैं देखता हूँ क्या करते हैं इससे ना, जब यूज़र नेम टाइप करने पड़ेंगे, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, ठीक है। मैं यूज़र नेम में देता हूँ कि मेरा यहाँ पे डेटा शो हो गया, ये HTML आउटपुट आ रही है, हमने आउटपुट की उसे अभी रिमूव कर देते हैं। मैं अब किसी और के लिए टेस्ट करता हूँ, उज़ैर के लिए कर लेता हूँ, उज़ैर का यूज़र नेम है उसका गिटहब का, और मैं सिंपल से कॉपी करता हूँ, इधर ला के पेस्ट करता हूँ, इसे मैं एंटर करता हूँ, उज़ैर का डाटा आ गया। मतलब कि हमने जो अपनी मेजर फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट कर ली है। अब थोड़ा सा और भी इसमें मसला रह गया, जो मेरा मेन काम है ना, जो मेरी एप्लीकेशन का मेन पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। हमने सिंपल फंक्शन बनाया है, डाटा फेच किया है, और उसके बाद उसको प्लेस कर दिया अपनी एप्लीकेशन के जो UI था उसमें HTML के थ्रू। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है आस्क मी, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट से उसकी तरफ जाएंगे। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो तो। चलें फिर नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कर देता हूँ कि यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मेरा वैसे आ रहा है, मैं इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। मैं एक सिंपल यूज़र नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरे वो बैकएंड पे एरर आ गया कंसोल पे और ये कुछ भी शो नहीं हुआ। अब इसने एक आम यूज़र ने तो ये नहीं खोलनी ना कंसोल, उसने तो सिंपल एक यूज़र नेम लिखना है। अब उसने देखना है यार मेरी आउटपुट नहीं आई, फिर उसे पता नहीं क्यों आउटपुट नहीं आई, क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ इस तरह। तो इसको हमें हैंडल करना है। जैसा हमने देखा था कि जो प्रोमिस है वो या वैल्यू रिटर्न करता है फुलफिल या रिजेक्ट। तो हमने फेच की जब किया था, हमने ट्राई की, डन किया था और कैच किया था। अब ये जो सिंक वेट में ना, इसमें हमने ट्राई कैच करना होता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जहाँ डाटा ले रहे हैं ना, तो हम सिंपल यहाँ पे ट्राई लगा देंगे कि ट्राई दिस होल थिंग। पर अगर मैं HTML को रिमूव कर देता हूँ, ट्राई दिस, अगर ये ट्राई मतलब इसको ट्राई करो, अगर डाटा आ गया तो ये कोड चला दो, अगर डाटा नहीं आया तो ऑब्वियसली एरर आएगा, उस एरर को कैच करो और उसको आउटपुट करवा दो। हमने आउटपुट नहीं करवाना, हमने सिंपल इनर HTML बनाना। यहाँ पे ऐसे करना है, इनर HTML, और इसको दे देना यहाँ पे कोई टैग दे देते हैं, H3 कर देते हैं, H3 रॉन्ग, ये कर लेते हैं। अब देखते हैं अब क्या हमारा वो वैसे ही काम दे रहा है जैसे पहले था। हम यूजर नेम देते हैं तो समथिंग रॉन्ग हैपेंड, उसने डाटा फेच किया है, उसे एरर आया है क्योंकि डाटा मिला ही नहीं है, प्रॉमिस फुलफिल ही नहीं हुआ, तो वो प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ, तो वो कैच ने किया, कैच ब्लॉक ने, तो उसने वो आउटपुट दे दी है, HTML पे कंटेनर पे लिख दिया समथिंग रॉन्ग हैपेंड। ये एक टेक्निकल थी, हमने इस चीज़ को भी हैंडल करना होता है, दोनों केस हैंडल करनी है, फुलफिल वाला भी और रिजेक्ट वाला भी। एक तो ये हो गया। अब मैं दोबारा से करता हूँ, शायद मेरा ये यूजर नेम है, ये नहीं है, मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा, ये है यूजर नेम। मैं करता हूँ, मेरा डाटा शो हो गया, रॉन्ग नेम देता हूँ, समथिंग रॉन्ग हैपेंड। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोफाइल नॉट फाउंड, ये एरर आपका अपनी मर्जी का, मैंने समथिंग रॉन्ग हैपेंड जैसे इसलिए लिखा है कि ये भी हो सकता है कि हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो, हम इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ जो अगली टेक्निकलिटी है वो क्या है, वो ये है, लेट्स सपोज कि मेरा डाटा पड़ा हुआ है, तो अब मुझे चाहिए, इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और एक नई चीज़ दिखाता हूँ कि मेरा डाटा है, और अब मुझे चाहिए उस ज़ाहिर का डाटा। मैं करता हूँ, नेटवर्क टाइम में जाता हूँ और अपने इंटरनेट को थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, क्योंकि इसने ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू APS कॉल हो रही होती है और डाटा आ रहा होता है, तो मैं इसको स्लो 3G कर देता हूँ ताकि डाटा स्लोली आए। अच्छा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है और CSS का, तो इसलिए ऐसे शो हो रहा है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, ज़ाहिर से इंटर करता हूँ, थोड़ा सा इसने टाइम लिया है और तो अब जाके शो हुआ। तो अब इतने टाइम में यूजर को नहीं पता क्या हो रहा है, अब जो AI काम सा बंदा उसे क्या पता है ये सिंक्रोनस क्या होती है और कैसे बैकएंड पे काम हो जाता है। हमने तो देख लिया कि सिंक्रोनस वे में ये API फेच हुई है, जब तक डाटा नहीं आया तब तक ये शो नहीं हुआ। लेकिन अब ये नाम लिखने के कितनी देर बाद जाके ज़ाहिर शो, उससे पहले मेरा तलहा ही शो होता रहा है। हमने इसको भी अच्छे एक्सपीरियंस के लिए इसको भी मैनेज करना है। हम करना ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे जैसे ही एंटर कर दें तो यहाँ पे आ जाए कि हाँ भाई डाटा फेच कर रहे हैं, फिर इंटरनेट स्लो हो, इंटरनेट फास्ट हो, कोई कंसर्न नहीं है, हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई डाटा फेच हो, जैसे डाटा फेच हो तो यहाँ पे शो करवा दें, पिछला डाटा नजर ना आ रहा हो। तो इसके लिए भी अब सिंपल, ये मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमने कहना, मैंने यहाँ पे सिंपल एक H टैग लगाया हुआ है, फेचिंग द डाटा। ये अब क्या करेगा, यहाँ पे अब इसने हिडन की क्लास रिमूव की है ना, तो वो रिमूव करते साथ ही कार्ड में शो हो जाएगा फेचिंग द डाटा, और उसके बाद ये वाला डाटा उसमें आ रहा होगा। ये जब ये फुलफिल होगा तो तब ये डाटा उसमें आ जाएगा। सिंपल मैंने उसमें एक प्री डिफाइंड लिख दिया, और फॉर्म के स्टार्ट में जब मैंने इनपुट देकर इंटर किया उसके स्टार्ट में मैंने हिडन रिमूव कर दिया है, और मैसेज शो होने लग पड़ेगा फेचिंग द डाटा। जैसे ही मेरा डाटा ये आ जाएगा गिटहब से, तो फिर वो वाला फेचिंग डाटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा और मेरी HTML अंदर इंसर्ट कर देगा। इतना सिंपल था। अब मैं क्या करता हूँ, नेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अब फेचिंग द डाटा लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, डाटा फैच कर दिया। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमें इस तरह के इस
जो सिंक्रोनस डाटा वे में एपीआई के साथ काम कर रहे होते हैं ना, इसमें हमें सभी चीज़ों का, इस माइनर चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ फिर से नेटवर्क टैब पे, और अब इसको मैं कर देता हूँ फास्ट। अब थोड़ा सा रीलोड कर लेता हूँ और फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब मेरा फ़ौरन आ जाएगा क्योंकि वो फास्ट 3G था। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट। इसको मैं रिमूव कर दूँ ऐसे, ये कि मेरा प्रोजेक्ट हो गया जो रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव में ये हो जाएगा मोबाइल व्यू में, और डेस्कटॉप व्यू में जो हमने पहले जैसे देखा है ये वाला है। तो ये दूसरा वर्जन का कोड भी मैं शेयर कर देता हूँ। अभी हम डिप्लॉय भी करके देखते हैं। डिप्लॉय खैर में नहीं करेंगे, मैं डिप्लॉय करके लिंक बस भेज दूंगा, टाइम थोड़ा है। तो दोबारा कोड को हमने देख लेते हैं। जस्ट वही असिंक्रोनस वे में हमने डाटा फैच किया है, रेपोस का भी और प्रोफाइल का भी, और फिर उसे डिटर्न कर दिया ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। फॉर्म में हमने सिंपल वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है उस इनपुट फील्ड से, ट्राई किया कि हमें प्रोमिस ये रिटर्न फुलफिल हो जाता है। HTML जनरेट किया एक, और इस HTML को इंसर्ट कर दिया कार्ड में, और फिर अगर नहीं हुआ तो बस ये कर दिया। मतलब ये सिर्फ 80 लाइन्स का कोड है, जिसमें ये ब्लैंक लाइन भी काफ़ी सारी हैं और ये कमेंट्स वगैरह भी हैं। मतलब गिना के 50-60 लाइन का मुश्किल कोड बनेगा। तो इतने से काम के लिए हमें इतना थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा। कोडिंग बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, जो हमने आज किया, अगर वो अच्छा है तो अब इजीली आप कोई भी इस तरह का टास्क कर सकते हैं जिसमें एपीएस के साथ काम हो रहा हो। तो दैट्स ऑल अबाउट सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, दैट्स ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट। यही हमारा प्रोजेक्ट की फाइनल आउटपुट थी जो हम रिक्वायर्ड थी हमें। तो अभी तक यहाँ पे जितना हमने लर्न किया है, किसी का किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो। यार यहाँ से कैसे यूजर का नाम टाइप करो तो आउटपुट आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना ये इनपुट फील्ड है गिटहब यूजर नेम की, जो ये शो हो रही है। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, ये इनपुट फील्ड है, इसकी आईडी है सर्च। मैंने जावास्क्रिप्ट में इसको टारगेट किया हुआ है यूजर नेम गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च। जब फॉर्म को सबमिट करता है ना, एंटर प्रेस करता है, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें मैं यूजर नेम डॉट वैल्यू कर लेता हूँ। ये यूजर नेम डॉट वैल्यू मुझे देगा वो वाला इनपुट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसको मैं पास कर देता हूँ अपने फंक्शन में। तो ये ऐसे हो रहा है। उज़ैर नहीं है यहाँ पे। अच्छा बेसिकली नेक्स्ट नोट का इंट्रोडक्शन था। तो नोट पे तो होपफुली हमारी सीरीज होगी आगे। इसके बाद नेक्स्ट बूट कैम्प इंशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है कि रिएक्ट और नोट भी की जाए, तो हम उस पर करेंगे। और नोट क्या है, नोट जस्ट कुछ भी नहीं है। नोट ऐसे ही है कि जैसे हमने डाटा लिया गिटहब के सर्वर से, ये पिक्चर थी ये वाली, जो सर्वर है इसमें एपीआई जो सारा काम हुआ है, तो ये बेसिकली के साथ हो रहा है कि नोट से हम अपना सर्वर भी बना सकते हैं, अपनी एपीआई भी बना सकते हैं, और फिर यूजर हमारे सर्वर और एपीआई से कनेक्ट करते हैं। बूट कैम्प करेंगे तो उसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तब तक हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा नहीं है तो हमारे पास अभी 10 मिनट फर्दर है, हम इसको डिप्लॉय करते हैं। मैं एक न्यू रेपो कर लेता हूँ। रेपो नेम डे 4 कर लेता हूँ इसे, बूट कैम्प डे 4। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पब्लिक है और सिंपल क्रिएट दी रेपो। मेरा जो है यहाँ पे डाटा है ये वाला जावास्क्रिप्ट एडवांस के नाम से, ये मेरी तीनों फाइल्स हैं। मैं सिंपल अपलोड वाले मेथड से चलूँगा। और चूज़ योर फाइल, दिस वन एंड दिस वन, सेलेक्ट ऑल, पेस्ट। ओके, मेरे चेंजेस, मेरी ये रेपो बन गई। अभी मेरा कोड यहाँ पे आ गया, लिख सकता हूँ मेरा कि सीवी में मैं अपना डाल सकता हूँ लिंक को। सिंपल लिंक को क्लिक करेगा तो ये कोड देख सकता है मेरा HTML का, जावास्क्रिप्ट का, CSS का। तो ये कोड में भी आप देख सकते हैं, ये वन। उसके बाद हम इसको डिप्लॉय करने पे आते हैं। पेजेस, रूट,
अब डिप्लॉय करना तो एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल बनता ही नहीं, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से, 3 दिनों से डिप्लॉय करके देख भी रहे हैं कैसे होता है। तो just wait a minute, GitHub pages, wait a minute, index.html source, groups and groups। शायद डिप्लॉय में कोई इशू आ रहा है आज, या फिर हमने नेम नहीं सही दिया इसका। मैं देखता हूँ उसका। GitHub पेजेस एक्टिव नहीं, ये कोई इशू आ रहा है कमिट में, कमिटेड 1 मिनट अगो। हमारा प्रॉपर फाइल शायद कमिट्स नहीं हुई। हम एक नई रेपो बना के देखते हैं। मैंने इसमें सेव किया सब कुछ, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन डे कर देता हूँ। अपलोड, ठीक है। अब हम चलते हैं पेजेस पे। सोर्स, GitHub पेज सोर्स सेव्ड। शायद क्या कोई और इशू आ रहा है, इसे मैं देख लेता हूँ अभी डिप्लॉय क्यों नहीं हो रही। तो तब तक ये आप पहले से एक डिप्लॉय प्रोजेक्ट जो पड़ा हुआ है इसको आप देख सकते हैं कि सिंपल वही वर्जन है जो हमने पहले इंप्लीमेंट किया है। तो इसमें बल्कि ये वही, ऐसे ना भी करें तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करके भेज दूँगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। और यहीं पे हमारे बूट कैंप का काम भी होता है। अच्छा खासा अच्छा बूट कैंप का एक आगाज़ था, इनिशिएटिव था, और होप सो स्टूडेंट्स ने लर्न भी किया होगा, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे इसे। और तब तक बस इस बूट कैंप का जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि आप लोगों की दुआएं हैं, बस इतनी आप करते हैं। तो कुछ मैं लास्ट पे एडवाइस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को जो कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ रहे हैं। आज तो कुछ थोड़े थे शायद बारिश की वजह से, लेकिन जो पिछले सेशन में 40+ स्टूडेंट्स हमारे साथ होते थे, तो मैं जो ब्रैग है उन्हें एडवाइस करना चाहूँगा यार, कोडिंग इज़ बस हाइप है एक, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ। कोडिंग एक बस हाइप बनी हुई है कि पता नहीं क्या चीज़ है, कितनी मुश्किल है। कोडिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल थॉट प्रोसेस है, जुगाड़ है। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जुगाड़ लगाना है, थॉट प्रोसेस है आपका, कितने अच्छी आप आइडियाज बना सकते हो। और इसके अलावा कोडिंग कुछ भी नहीं है। कुछ आपने याद नहीं करना, कुछ आपने रट्टा नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ गूगल पे अवेलेबल है। बस एक काम करना है जो रिक्वायर्ड है कोडिंग में, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आप हफ्ते बाद एक दिन में 8 घंटे काम करते हो ना, और एक बंदा है जो एक दिन में सिर्फ 1 घंटा काम कर रहा है। अब 8 घंटे काम आपने भी किया है, लेकिन 8 घंटे उसने भी पूरे हफ्ते में किया है। लेकिन जो बंदा जिसने डेली बेसिस पे 1 घंटा किया है ना, वो आपसे 10-12 गुना बेहतर होगा, क्योंकि जो कोडिंग है ना वो डेली बेसिस पे होती है और कंसिस्टेंसी के साथ होती है। डेली बेसिस ये भी नहीं है कि मतलब रोजाना ही लगे रहो, ब्रेक्स लो ऑब्वियसली, लेकिन कंसिस्टेंसी ये मुराद है कि छोड़ो ना, ऐसे करते रहो। 2-3 दिन कर ली, 5 दिन ब्रेक ले ली, 2-3 दिन कर ली, 1 दिन ब्रेक ले ली, इस तरह कि बस टच देते रहो, फिर आपकी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। वेब डेवलपमेंट की फील्ड को एक्सप्लोर करो। हमने HTML CSS भी की है, बूटस्ट्रैप भी की है, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स भी की हैं, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस भी कर लिया है। और जावास्क्रिप्ट एडवांस बस यही तक है, इसके बाद रिएक्ट और नोड स्टार्ट हो जाती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लर्निंग।